हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड सभा सी प्रोग्रामिंग सीरीज। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 2, जिसमें हम सीखेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, फॉर्मल स्पेसिफायर्स, ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स और लूपिंग। सब कुछ इजी एग्जांपल्स के साथ। ये सब कुछ सी प्रोग्रामिंग में आता है क्योंकि इससे प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल होता है। कौन सा स्टेटमेंट पहले चलेगा, कौन सा बाद में, और कौन कितनी बार चलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट का मतलब होता है किसी वेरिएबल की वैल्यू को एक से बढ़ाना। सी में हम यूज करते हैं प्लस प्लस ऑपरेटर। जिस भी वेरिएबल के साथ ही यूज होता है उसकी वैल्यू को दो मेथड से इंक्रीमेंट करता है। फर्स्ट इज प्री इंक्रीमेंट एंड सेकंड इज पोस्ट इंक्रीमेंट। चलो एक एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं और समझते हैं। चलते हैं अपने वीएस कोड एडिटर पे। फर्स्ट इंप्लीमेंट द इंपोर्ट हेडर फाइल इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट stdio.header file int main. Let's declare a value, suppose int a. Let print a statement print f, enter any number. Then we will increment. First we scan the value which the user gives enter %d. It's a format specifier or for int values to store in a. We use and a. Then we print the post increment and point increment %d. Then we will print a. Then we use post %d comma a plus plus. सेव करते हैं, रन किया, generating error, सेव किया, रन किया. Let's we enter the value 5. Then the output is the first 6, which means जो पहले वैल्यू हमारी जो a की 5 थी वो पहले इंक्रीमेंट हुई, इसकी वैल्यू a 6 हो गई। 6 होने के बाद जो वैल्यू है जो हमने दोबारा इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट लगाया तो पहले वैल्यू प्रिंट होगी, बाद में इंक्रीमेंट होगा। मीन्स अब हम दोबारा प्रिंट करते हैं इसकी वैल्यू, लाइक प्रिंट एफ %d कोमा, तो अब हमें वैल्यू इसकी 7 मिलेगी। सेव किया, रन किया। सपोज वैल्यू 5, दिस इज 6 6 7। इट मीन्स जो पहले वैल्यू थी वो पहले इंक्रीमेंट हुई बाय प्री इंक्रीमेंट, इट्स अ प्री इंक्रीमेंट, एंड सेकंड वन इज अ पोस्ट इंक्रीमेंट। लास्ट में हम इसकी वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। तो जो पहले वैल्यू थी, पहले उसका इंक्रीमेंट होगा, बाद में वैल्यू यूज होगी। तो प्री इंक्रीमेंट का क्या होता है, जो हमने पहले सीखा था कि ये हमारी वैल्यू होती है वो पहले इंक्रीमेंट होती है, उसके बाद वैल्यू यूज होती है। लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट क्या है, वैल्यू पहले हमारी यूज होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। तो सपोज कर एक वैल्यू 5 है, हम उसका इंक्रीमेंट पहले इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद प्रिंट हो रही वैल्यू। तो इससे क्या है, वैल्यू पहले इंक्रीमेंट हुई तो 5 + 1 हुआ, तो इसकी वैल्यू 6 हो गई। उसके बाद उसका उसने प्रिंट किया है, तो प्रिंट की वैल्यू आउटपुट हुआ 6। और यहीं अगर हम देखते पोस्ट इंक्रीमेंट में, तो सपोज यहाँ पोस्ट इंक्रीमेंट होता तो वैल्यू हमारी पहले प्रिंट होती है, उसके बाद उसका इंक्रीमेंट। सपोज पहले वैल्यू 5 प्रिंट हो गई, उसके बाद 5 + 1 होता है इसलिए, तो उस समय आउटपुट 6 आता है। तो मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट में वैल्यू हमारी पहले प्रिंट होती है, बाद में यूज होती है। मतलब पहले यूज होती है, बाद में इंक्रीमेंट होता है। दोबारा चलते हैं कोड एडिटर में। अब सपोज मैं इसमें लगाता हूँ प्रिंट एफ, इसमें दोबारा मैं प्री इंक्रीमेंट लगाता हूँ। सपोज तो वैल्यू क्या आएगी इसमें, सोचिए और कमेंट करिए प्लीज को। लेट्स सेव इट, रन इट। सपोज वैल्यू एंटर ऑन वाइट, तो आंसर इज 6 6 7 8। ये कैसे आया, पहले वैल्यू से 5 हमारी थी इधर, जो यूजर ने इनपुट दिया था, इनपुट इक्वल टू 5। जब 5 इनपुट आया, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, तो यहाँ वैल्यू उसकी जो ए इक्वल टू हमारा उधर हो गया 6 6 हो गया था। उसके बाद जो वैल्यू हमारी प्रिंट हुई, आउटपुट 6 ही आएगा उसका। उसके बाद पोस्ट इंक्रीमेंट में गए, जो वैल्यू पहले प्रिंट होगी, वो जो प्रिंट करी हुई वैल्यू थी वो 6 ही होगी। लेकिन जो ए की एक्चुअल वैल्यू होगी वो बाद में वो इंक्रीमेंट हो चुकी है, तो उसकी वैल्यू होगी 7। उसके बाद जब हम उसकी वैल्यू प्रिंट करा रहे थे तो ए की वैल्यू हमें ही शो कर रहा था 7। उसके बाद जो वैल्यू ए की हुई, पहले दोबारा हमने प्रिंट इंक्रीमेंट लगाया, तो उससे क्या वैल्यू 7 से 8 हुई, तो ए की वैल्यू लास्ट में 8 प्रिंट होगी और वो इधर प्रिंट होती है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। प्रिंट नंबर्स 1 to 5 इज प्री इंक्रीमेंट। पहले हेडर फाइल इंपोर्ट की, उसके बाद इंट में वैल्यू डिक्लेयर किया, उसके बाद प्रिंट एप यूजिंग इंक्रीमेंट यानी स्टेटमेंट की प्रिंट एप के थ्रू। उसके बाद जो हमने वैल्यू % मतलब जो एक्स की वैल्यू है उसको हमने कनेक्ट किया और उसको प्लस इंक्रीमेंट किया एक्स, और उसका प्रिंट कर रहे हैं। मतलब पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, बाद में यूज हो रही है। तो ये प्री इंक्रीमेंट हुआ एक तरह से हमारा। तो उस तरह से वैल्यू हमारी पहले एक्स थी, तो एक्स इक्वल टू यहाँ 1 हो गया। उसके बाद वैल्यू प्रिंट थी तो पहले आउटपुट 1 आ गया, आउटपुट 1। देन वैल्यू दोबारा इंक्रीमेंट हुई तो आउटपुट यहाँ 2 आना चाहिए, यहाँ 2 हुआ। फिर लास्ट उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है, आउटपुट 3 हुआ इधर। उसके बाद अगेन सेम चीज, आउटपुट जो एक्स की वैल्यू थी हमारी वो वापस 4 हुई, और एट द लास्ट जो लास्ट स्टेटमेंट हमारी है उसमें वैल्यू एक्स की 5 हो जाएगी। तो हमारा आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5। तो एक्स की वैल्यू हमारी लास्ट में 5 आई। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। प्रिंट द नंबर 1 to 5 यूजिंग पोस्ट इंक्रीमेंट।
अब पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, जो हमारी वैल्यू होती है पहले जो यूज़ होती है बाद में इंक्रीमेंट होता है। लेट्स ऐसा वी डिक्लेयर अ वैल्यू एंड x इक्वल टू 1। उसके बाद एक एक्शन प्रिंट करी इजी पोस्ट इंक्रीमेंट। उसके बाद जब प्रिंटफ के थ्रू हमने परसेंट डी के थ्रू वैल्यू कनेक्ट किया, उसके बाद वैल्यू पहले प्रिंट होगी 1। प्रिंटर दिया है तो वैल्यू पहले प्रिंट यूज़ हो रही है, उसके यूज़ होने के बाद इंक्रीमेंट हो रहा है उसमें, तो यहाँ वैल्यू 1 हुई x की। फिर दोबारा प्रिंटफ में गया तो x की वैल्यू इधर हमारी 2 हो गई। उसके बाद इंक्रीमेंट हुई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 5। तो ऐसे आपको हमारा 1, 2, 3, 4, 5 और एट द लास्ट फाइनल वैल्यू हमारी x की 5 हो गई। देखते हैं, आंसर चेक करते हैं। 5 की वैल्यू 5, जो हमारे आउटपुट आया वो जो x की लास्ट वैल्यू है हमारी 5 आ गई। वो इधर हम एक इंस्ट्रूमेंट रखे, अगर हम x की वैल्यू प्रिंट कराते थे तो x की वैल्यू हमारी 5 प्रिंट होती इधर से। अब चलते हैं अगले इसके पास। सोचो वेरिएबल को एक वाटर क्लास समझो, प्री इंक्रीमेंट में क्लास फिल हो जाता है और फिर यूज होता है। पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले यूज करते हो फिर रिफिल करते हो। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सप्रेशन में इंक्रीमेंट का ऑर्डर आउटपुट हो सकता है। अब एक प्रोग्राम लिखते हैं जो 1 से 5 तक प्रिंट करे प्री इंक्रीमेंट से, लाइक प्रिंट नंबर्स 1 to 5 यूजिंग प्री इंक्रीमेंट। तो पहले हेडर फाइल को इंपोर्ट किया, उसके बाद मेन इट्स बेसिक सिंपल जो फॉर्मेट रहता है वही मेन फॉर्मेट है, ये हमें कंपल्सरी सीखना। उसके बाद जो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट x इक्वल टू 0। उसके बाद जो वैल्यू उसकी है हम स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं यूजिंग प्री इंक्रीमेंट। जो अभी फिलहाल x की वैल्यू 0 है, तो जब पहले स्टेटमेंट रन होगा तो ये वाला प्रिंट वाला, तो इसमें जो वैल्यू पहले है वो इंक्रीमेंट हो रही है, मतलब x की वैल्यू पहले 1 होगी, उसके उसके बाद प्रिंट होगी। अब दूसरे स्टेटमेंट में यहाँ पे x की वैल्यू 2 हुई, फिर x की वैल्यू 3, फिर x की वैल्यू 4, उसके बाद लास्ट में वैल्यू 5। और पहले x 1, 2, 3, 4 एंड 5। एट द लास्ट x की वैल्यू हमारी x इक्वल टू 5, तो फाइनल वैल्यू होगी हमारी x की। तो चलिए आउटपुट देखते हैं एक बार। तो आउटपुट इज 5। जो हमारी जो x की वैल्यू थी पहले, x की वैल्यू पहले हमारी थी 0, अब हमारी x की वैल्यू 5। अब देखते हैं एक और ऐसा एग्जाम्पल, प्रिंट नंबर्स 1 to 5 यूजिंग पोस्ट इंक्रीमेंट। पहले हेडर फाइल इंपोर्ट की, फिर मेन एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x इक्वल टू 1। इनिशियली हमारी x की वैल्यू 1 है। उसके बाद एक्सटर्नल प्रिंट करी हमने यूजिंग पोस्ट इंक्रीमेंट सिंपल। देन इन दिस जो पहले x की वैल्यू है वो पहले यूज हो रही है, उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है। मीन x की वैल्यू पहले 1 प्रिंट होगी, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, सीरीज वाइज सारे एक्शन प्रिंट होंगे और वैल्यूज x की इंक्रीमेंट होती रहेगी। जो x की फाइनल वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 5। तो लास्ट वैल्यू हमारी x की इंक्रीमेंट हुई है वो 5 हुई है, तो आउटपुट हमारा x का वैल्यू 5 होगा। x की वैल्यू हमारी 5 है। अब चलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स में हम यूज करते हैं माइनस माइनस, वैल्यू को 1 से कम करते हैं, बिल्कुल रिवर्स ऑफ इंक्रीमेंट। अब जैसे प्री डिक्रीमेंट में क्या होता है, जो पहले a की वैल्यू है, a की वैल्यू पहले 1 से कम होगी उसके बाद प्रिंट होगी। मतलब सपोज करो पहले काम होता है फिर यूज होता है। तो सपोज करो आपने जो काम किया, आपकी एनर्जी कम हुई, उसके बाद रिजल्ट आया उस चीज का जो आपने काम किया। सपोज ऐसे आपने पहले इधर काम किया, अपनी एनर्जी वेस्ट थोड़ी कम करी, तो उसके बाद आउटपुट आएगा वो ऊपर जाएगा, क्योंकि जो आउटपुट निकल के आता है वो थोड़ा बेटर होता है जितना हमने एनर्जी किया है, मतलब जो हमने वर्क किया है। तो ऐसे ही इसका काम होता है। जैसे एक्स की वैल्यू पहले सपोज करो 8 थी, और जो पहले जो वैल्यू डिक्रीमेंट होगी तो उसमें वैल्यू इसकी 7 हो जाएगी। वैल्यू 7 हुई, इसके बाद उसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब इसी का एक होता है दूसरा मेथड पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट का वैल्यू पहले प्रिंट होती है, उसके बाद वैल्यू डिक्रीमेंट होता है। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं इसको। इनटू वैल्यू हमारी इनिशियल वैल्यू बी है, बी 5 है, उसके बाद जब प्रिंट करा रहे हैं बी माइनस माइनस, ये पोस्ट डिक्रीमेंट है। इसमें जो वैल्यू हमारी पहले प्रिंट होगी मीन्स आउटपुट हमारा 5 आएगा, उसके बाद वैल्यू हमारी 4 आएगा। अगर हम सेम स्टेटमेंट दोबारा रिपीट करते हैं यहाँ पे, अगर हमारी सेम रिपीट करते हैं एक बार, तो हमारा आउटपुट आता है इधर 4। क्योंकि जब भी हमारी जो वैल्यू है इधर पी की पहले 5 थी, उसके बाद जब एक बार डिक्रीमेंट हो गया तो उसकी वैल्यू होगी 4। लेकिन जो वो पहले प्रिंट हो चुकी है तो उसकी वैल्यू बाद में डिक्रीमेंट हुई है। तो मतलब पोस्ट डिक्रीमेंट में वैल्यू पहले प्रिंट होती है, बाद में पहले यूज होती है, बाद में डिक्रीमेंट होता है। तो ऐसे ही इसकी वैल्यू पहले 5 थी, उसके बाद जब पहले प्रिंट होगी 5, उसके बाद उसका डिक्रीमेंट हुआ 4। तो जब दोबारा स्टेटमेंट जो कॉल होगी तो एक्स की जो बी की वैल्यू हमारी है वो पहले हमारी 5 थी, अब आई 4। तो ऐसे ही जो एक हो सकता है। अब इसे एग्जाम्पल की तरह देखते हैं। प्रॉब्लम प्रिंट नंबर 5 to 1 यूजिंग प्री डिक्रीमेंट। समझते हैं एक बार।
इनटू हेडर फाइल की, इंट मेन एक वैल्यू डिक्लेयर किया, इंट x इक्वल टू 6। अभी इनिशियल वाली 6 है हमारी। अब जो इस तरह प्रिंट किया यूजिंग प्रिंट डिक्रीमेंट, तो उसके बाद सपोज करो पहले वैल्यू हमारी डिक्रीमेंट हुआ, डिक्रीमेंट मतलब और एक्स वैल्यू 6 थी, तो पहले हमारी एक्स की वैल्यू 5 हो गई, तो पहले हमारा 5 प्रिंट हो गया इधर। उसके बाद जो हमारी वैल्यू नीचे आई, उसके बाद फिर डिक्रीमेंट हुआ, तो एक्स की वैल्यू आ रहेगी 4, तो यहाँ एक प्रिंट होगा हमारा 4। उसके बाद हमारी एक्स की वैल्यू एक और बार डिक्रीमेंट हुआ उसमें, उसके बाद प्रिंट हुई, प्रिंट प्रिंट 3 आएगा आंसर, तो इसके बाद 3 होगी। उसके बाद हमारा वैल्यू दोबारा नीचे आई, तो एग्जीक्यूट हुआ, आंसर वैल्यू 2 रहेगी इसकी। उसके बाद लास्ट में जब लास्ट में एग्जीक्यूट होगी हमारी, तो जो हमारी एक्स की वैल्यू वो 1 रह जाएगी यहाँ पर। तो जो एक्स की हमारी फाइनल वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू हमारी 1 है। आउटपुट देख कर चले, तो एक्स की वैल्यू जो लास्ट वैल्यू हमारी एक्स की है वो 1 है। ऐसे ही एग्जाम्पल देखते हैं, प्रिंट नंबर्स 5 to 1 यूज पोस्ट डिक्रीमेंट। जब पोस्ट डिक्रीमेंट यूज करते हैं, तो पहले वैल्यू का जो हमारा होता है वो प्रिंट होती है, इसके बाद डिक्रीमेंट होता है। पहले हेडर फाइल इंप्लीमेंट की, उसके बाद इसमें एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया, डिक्लेयर किया, एक्स की वैल्यू 5, जो इनिशियल वैल्यू हमारी एक्स की वो 5 है। उसके बाद एक स्टैंडर्ड प्रिंट करके यूजिंग पोस्ट डिक्रीमेंट। अब पहले जो हमारी वैल्यू है वो पहले हमारी प्रिंट होगी, तो पहले हमारी एक्स की वैल्यू 5 प्रिंट होगी, उसके बाद डिक्रीमेंट हुआ, तो यहाँ हमारी वैल्यू 4 हो गई। तो उसके बाद अब उसका वैल्यू जो होगी प्रिंट वाली 4 हुई। अब 4 के बाद जो डिक्रीमेंट हुआ उसमें वैल्यू हमारी 3 हो गई। उस ऐसे थर्ड स्टेटमेंट प्रिंट जो एग्जीक्यूट होगी, उसमें जो हमारी एक्स की वैल्यू है वो 3 हो जाएगी, और एक डिक्रीमेंट के बाद 2, फिर 2 प्रिंट होगा, और डिक्रीमेंट के बाद 1। ऐसे 1 के बाद लास्ट में जीरो, हमारे जो वैल्यू डिक्रीमेंट होगा 0 हो जाएगी। तो ऐसा हमारा जो आउटपुट आएगा 5, 4, 3, 2 और 1। तो लास्ट में जो हमारी वैल्यू होगी एग्जीक्यूशन के बाद, वो हमारी एक्स की वैल्यू तो 0 होगी, लेकिन इसके देखा जाए तो वैल्यू हमारी इधर लास्ट में 1 तक प्रिंट करेगा सर। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारी 0 है, लेकिन करेगा 1 तक प्रिंट। तो आउटपुट देखते हैं एक बार, एक्स की वैल्यू हमारी लास्ट में 1 हो गई, क्योंकि यहाँ जो हमारी लास्ट वैल्यू जो प्रिंट हो रही है वो यहीं तक है। उसके बाद उसके जो डिक्रीमेंट हो रहा है वो काउंट नहीं किया जाएगा। अब चलते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ आपको। डिक्रीमेंट होता है लूप में यूज रिवर्स काउंटिंग के लिए, या जब आपको बैकवर्ड प्रोसेस करना हो तब भी आप यूज करते हैं डिक्रीमेंट का। अब देखते हैं अपने अगले स्लाइड, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। फॉर्मेट्स जो है हेल्प करते हैं इनपुट आउटपुट का सही फॉर्मेट में डिस्प्ले करने के लिए। ये कंपाइलर को बताते हैं कि डेटा किस टाइप का है। सपोज फॉर्मेट्स जो कैरेक्टर का है हमारा %C, और इसका साइज आता है 1 बाइट। सिंगल कैरेक्टर का जो इनपुट लेता है वो कैरेक्टर के थ्रू लेते हैं। उसके बाद हमारा एक है इंटीजर, इंटीजर %D, जिसे हम कॉमनली मोस्टली यूज कर रहे हैं। उसका साइज होता है 4 बाइट्स, और स्टैंडर्ड इंटीजर होता है। उसके बाद एक शॉर्ट इंटीजर अभी हमारा यूज का नहीं, तो इसे कुछ टाइम में छोड़ देते हैं, बाद में दोबारा पढ़ सकते हैं इसको। ऐसे ये लॉन्ग का होता है, लॉन्ग इंट, अनसाइंड इंट, अनसाइंड लॉन्ग इंट। अभी बेसिकली हम यूज करेंगे इधर इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। अभी हमें फिलहाल जैसे ये यूज करने हैं, इनके साइज देखते हैं एक बार। फ्लोट का % होता है, और ये 4 बाइट का होता है। डेसिमल नंबर में हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे डबल का होता है, डबल का LF, %LF। इसका साइज होता है 8 बाइट्स। डबल प्रिसीजन डेसिमल नंबर, मतलब पॉइंट के बाद मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं। इसके लास्ट में हमें यूज करना है स्ट्रिंग, लास्ट में स्ट्रिंग यूज कर रहे होंगे, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स स्ट्रिंग में होता है। उसके चलिए आगे चलते हैं, इस पर एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। चलिए अपने कोड एडिटर पे एक बार लास्ट कोड कमेंट आउट कर देते हैं, इंप्लीमेंट करेंगे वैल्यू को एक बार। पहले हैश इंक्लूड stdio standard input डॉट h, डॉट मतलब हेड, stdio डॉट h। उसके बाद इंट मेन, उसके बाद एक वैल्यू हम डिक्लेयर करते हैं, सपोज इंट a, वैल्यू डिक्लेयर कर दी। उसके बाद हम ये करते हैं, जो हमारा सपोज करो हम फ्लोट यूज कर रहे हैं, मतलब जो वैल्यू पॉइंट्स पॉइंट्स में चाहिए, मतलब पॉइंट के बाद एक चाहिए वैल्यू, मतलब सपोज करो एग्जांपल 10.5, 11.5, तो ये हमें वैल्यू यूज करनी है। तो हम इसके पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर देखेंगे। सपोज फ्लोट के लिए %f होता है, इंटीजर के लिए %d होता है, कैरेक्टर के लिए %c होता है। तो हमें पॉइंट में चाहिए तो हम फ्लोट का यूज करेंगे इधर। तो हमें इधर सपोज करो पहले a की वैल्यू हमने दी, इधर हमने 95.5। अब इसको जब हम प्रिंट कराएंगे, तो अगर हम सपोज हम इसके लिए %d दिया, तो ये एरर जनरेट करेगा। हालांकि एरर नहीं आएगा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, तो जो लास्ट की वैल्यू है उसको छोड़ देगा, सिर्फ 95 प्रिंट करेगा। सेव करते रन किया, आउटपुट में 95। अगर यही ये वैल्यू इधर फ्लोट की होती तो अब ये एरर जनरेट करेगा। इधर % यूज किया है, इंटीजर वैल्यू इधर है नहीं, तो फ्लोट में हम %f यूज करते हैं, तो इसने उसको प्रिंट ही नहीं किया। तो अगर हम इधर %f लगाएंगे, तो ये वैल्यू हमारी प्रिंट कर देगा।
अब इसमें लास्ट में वैल्यू दिखा रहा है 6 वैल्यूज प्रिंट कर रहा है पॉइंट के बाद। अगर हम सपोज करो एक ही वैल्यू चाहिए तो यहाँ हम 1F लगा देंगे। तो जब रन किया, प्रिंट किया, 0.1F। तो अगर हम सिंगल वैल्यू प्रिंट वैसे हम मल्टीपल वैल्यूज कर सकते हैं। सपोज हमें टू वैल्यूज चाहिए तो 0.2 लिखेंगे इधर एफ से पहले, और वैल्यू हमारे लास्ट में पॉइंट के बाद 2 वैल्यू प्रिंट हो रही होंगी। ऐसे ही अब देखते हैं इंटीजर के लिए। सपोज ए इक्वल टू, सपोज हम डिक्लेयर करना है बी इक्वल टू 30। जब प्रिंट कराएंगे वैल्यू को तो परसेंट डी यूज करेंगे हम, तो इधर वैल्यू हम दे देंगे बी। सेव किया, रन किया, आंसर हमारा 30 प्रिंट होगा। 30 प्रिंट हुआ। अगर हमें नेक्स्ट टाइम में चाहिए तो सिंपली बैकस्लैश एन यूज करते थे नेक्स्ट टाइम के लिए, तो आंसर जो हमारा आ रहा होगा नेक्स्ट टाइम आ रहा होगा। उसके बाद देखते हैं कैरेक्टरशिप पर। तो सी लिया, कैरेक्टर में एक तरह स्ट्रिंग वैल्यू होती है तो हमसे डबल कोट्स कर लेते हैं। तो वैल्यू सपोज करने इसकी डी प्रिंट करते हैं एक बार। तो जो हमारी फॉर्मेट स्पेसिफायर था सी का, वो परसेंट सी था, परसेंट सी, और सी की वैल्यू प्रिंट कर दी। सेव किया, रन किया, तो ये वैल्यू हमारे एरर दे रही है। सिंगल कोट्स में देते हैं इसको। सपोज आप देखते हैं कैरेक्टर के लिए, कैरेक्टर की वैल्यू सी, वेरिएबल सी इक्वल टू सिंगल कोट्स में वैल्यू लेंगे इसकी डी, और इतना प्रिंट करा देंगे उसको। अब जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है सी के, जो कैरेक्टर के लिए होता है, वो परसेंट सी होता है। परसेंट सी यूज किया, उसके बाद वैल्यू में दी, इस तरह से वैल्यू प्रिंट हो गई। सेव किया, रन किया, आउटपुट डी। अगर हमें नेक्स्ट टाइम चाहिए तो सिंपली हम जो लास्ट आउटपुट है हमारा इन प्रिंट स्टेटमेंट था, उसमें हम बैकस्लैश एन लगा देंगे, जिससे हमारा जो अगला आउटपुट आएगा, तो जो हमारा पॉइंटर होता है वो नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाता है। इसलिए अगला जो हमारा आउटपुट आएगा वो नेक्स्ट लाइन ही प्रिंट होगा। सेव किया, रन किया, ये देखिए जो पहले हमारा जो पॉइंटर था वो यहाँ पर था। जब उसका वैल्यू प्रिंट हुई तो पॉइंटर लास्ट में आ गया। या लास्ट में पॉइंटर आने के बाद उसके बाद अपने बैकस्लैश एन लगा दिया, तो जो पॉइंटर होगा नेक्स्ट लाइन पहुंच गया। जो हमने दोबारा जो वैल्यू जहाँ प्रिंट कराई, जो बी की वैल्यू हमारी प्रिंट हुई, तो जो हमारा पॉइंटर यहाँ पर आ गया, जब बैकस्लैश एन लास्ट में लगाया तो फिर वो नेक्स्ट लाइन चला गया। ऐसे ही लास्ट में जो वैल्यू प्रिंट हुई वो नेक्स्ट लाइन प्रिंट हुई। तो जब भी हमें न्यू लाइन है इनपुट लेना हो, तो हम जो प्रीवियस इनपुट है या फिर जो अब जो इनपुट हम देंगे उसमें हम पहले लगा देंगे बैकस्लैश एन को, जिससे हमारा आउटपुट नेक्स्ट लाइन पॉइंट निकलेगा। सपोज इधर मैं इधर ना लगाकर इसको मैं इधर इसके आगे लगा दूँ, तब भी आउटपुट हमारा सही नहीं आना है। ये देखिए, चलते हैं एक बार। तो ऐसा ये हम बाद में पढ़ते हैं, अभी इसका यूज़ नहीं है हमें। अभी बेसिक पढ़ना है तो बेसिक के लिए भी सिर्फ हमें ये सब पढ़ने दें। उसके बाद अब चलते हैं ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स। ब्रांचिंग मतलब इफ और एल्स देखते हैं। ब्रांचिंग का मतलब था डिसीजन मेकिंग है। प्रोग्राम डिसाइड करता है कौन सा ब्लॉक चलना है बेस्ड ऑन कंडीशन। मतलब इसमें कंडीशन देखते हैं, उसके बेस पर जो जो मतलब कंडीशन में जो स्टेटमेंट लगी होती है वो रन करती है। एक कोड कैसे देखते हैं एक बार उसको। एक एग्जांपल है, इफ एल्स एग्जीक्यूट। इफ और एल्स ब्लॉक, दो ब्लॉक होते हैं। इफ अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक हम करेगा, और कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक। एग्जांपल तो देखते हैं। अगर सपोज करो एक्स की वैल्यू अभी हमारी 1 है, अब एक्स की वैल्यू 1 है तो कंडीशन चेक करेगा पहले, जब इनपुट आई ऊपर से जो वैल्यू चेक हुई एक्स की, तो एक्स की वैल्यू 1 है हमारी, तो 0 से ग्रेटर है तो प्रिंट कर देगा पॉजिटिव। अगर सपोज करो वैल्यू हमारी -1, -1 का मतलब 0 से हमारी लेस देन है, तो ये स्टेटमेंट हमारी डायरेक्ट जंप करेगी एल्स पे, और एल्स का नेगेटिव प्रिंट कर देगा। इसे एक बार कोड करके देखते हैं और समझते हैं। लास्ट कोड को देते हैं एक बार। हेडर फाइल इंप्लीमेंट करें एक बार, इंक्लूड stdio.h। एलिमेंट एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं एक बार। सपोज करो x इक्वल टू 1। जो लास्ट में सेमीकोलन लगा हुआ है ये हमारे स्टेटमेंट को टर्मिनेट करता है सब। उसके बाद जब हम इसकी एक कंडीशन लगाते हैं, इफ, जो इफ की ऐसे जो सिंटेक्स होता है वो रहता है इफ फिर देन राउंड ब्रैकेट्स, उसके अंदर हमारी कंडीशन लिखी होती है। इसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस लगा के हम वैल्यूज को जो करना, हमारी जो हमें जो ऑपरेशन करना है वो करते हैं। सपोज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अभी बाद में देखते हैं, अभी सिर्फ ग्रेटर दे देते हैं। तो ये हमारी वैल्यू यहाँ कंडीशन हुई। उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जो मेन कंटेंट है उसका जो हमें एग्जीक्यूट कराना है वो लिखेंगे। एक ब्लॉक को एक तरह ब्लॉक जो हमें ब्लॉक एग्जीक्यूट कराना है। अब यहाँ लिख देंगे प्रिंट पॉजिटिव। अब एक होती, अगर हम एल्स नहीं लिखते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें दूसरा ब्लॉक को रन करना है इसके, सपोज अगर हमारी कंडीशन यहाँ फॉल्स होती है, तो फॉल्स के बाद जो हमें जो अगला ब्लॉक में रन कराना है, जो इसने सपोज करो जो डिफॉल्ट ब्लॉक रहता है, जो हमें रन करा नहीं कराना, अगर कोई कंडीशन फेस होती तो उसके लिए हम एल्स ब्लॉक लिखते हैं। सिंपली एक्स में हम कंडीशन नहीं रहती एल्स ब्लॉक में, तो डायरेक्ट हम प्रिंट एफ और इधर नेगेटिव प्रिंट कर रहे होंगे, नेगेटिव। कोड सेव किया, रन करते हैं, आंसर है पॉजिटिव। क्योंकि जो एक्स की वैल्यू ओवर ये 1 है अभी, मतलब ई 0 से ग्रेटर है, तो ये अभी पॉजिटिव प्रिंट कर रहा है। सपोज मैं इधर कर देता हूँ इसकी वैल्यू -1, सेव किया, रन किया, तो आंसर आएगा नेगेटिव।
क्योंकि जो हमारी जीरो की वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू है, जीरो से लेस देन है, मतलब ग्रेटर नहीं है, लेस देन है, इक्वल है। अगर सपोज मैं इधर इक्वल भी लगा देता हूँ तब भी आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि जीरो से वैल्यू छोटी है, नेगेटिव आया। अब सपोज मैं इसकी वैल्यू जीरो ही कर देता हूँ, एक बार मैंने इसकी वैल्यू जीरो की, तो आउटपुट हमारा आना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि जो हमारी कंडीशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो आंसर आ जाए हमारा पॉजिटिव। तो चलिए कोड कैसे देखते हैं। तो ऊपर राइट अ प्रोग्राम चेक वेदर नंबर इज इवन और ऑड। पहले हेडर फाइल इंप्लीमेंट की, इंट मेन, देन एक वैल्यू डिक्लेयर किया इंट एन। अभी एन की वैल्यू भी नल है, क्योंकि कोई वैल्यू डिक्लेयर नहीं की है। उसके बाद एक स्ट्रिंग प्रिंट किया एंटर नंबर, जिससे इनपुट ले रहे हैं। जो वैल्यू हमारे सपोज का यूजर ने दिया इनपुट 2, अगर यूजर इनपुट 2 दे रहा है तो अगर वैल्यू चेक हो गई। अब इवन के लिए क्या होता है, परसेंट एन परसेंट परसेंट मतलब मॉड्यूलस इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर एन की वैल्यू है तो उसे डिवाइड किया तो रिमाइंडर अगर जीरो आया तो इक्वल जीरो हुआ हमारा, इससे इसके बराबर इक्वल हुआ, तो कंडीशन हमारी हुई ट्रू। ट्रू हुआ तो जो हमारा जो एग्जीक्यूशन पॉइंटर होगा वो जाएगा इस ब्लॉक, इफ के ब्लॉक के अंदर, तो प्रिंट कर देगा इवन। अगर ये सेटिस्फाइड हो, सपोज का वन, इसके रिमाइंडर वन बचा या टू बचा, तो इसके इक्वल तो कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो फॉल्स पे तो हमारा एल्स ब्लॉक रन करेगा, तो जो हमारा प्रिंट होगा आउटपुट वो और प्रिंट होगा। और उसका हम देखते हैं एक बार, आंसर है इवन, क्योंकि जब टू हमारा जो प्रिंट हुआ तो टू डिवाइड बाई टू करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन टू हुआ, तो रिमाइंडर जो रिमाइंडर बचा हमारा टू माइनस टू, रिमाइंडर से जीरो, तो जीरो इक्वल टू जीरो हुआ, तो ये वैल्यू कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो ट्रू होने के बाद तो हमारा ये इवन फिल कर देगा। इसको एक कोड करके देखते हैं, लास्ट को कमेंट कर देते हैं एक बार। हेडर फाइल इंप्लीमेंट करें, इंक्लूड std.h इंट मेन, देन एक वैल्यू डिक्लेयर किया, वी आर टेकिंग ए, देन हम इससे इनपुट ले रहे होंगे कि यूजर को कोई एक वैल्यू सेट करनी है इंटीजर की, एंटर एनी नंबर, सेमीकोलन, देन स्कैन करना है वैल्यू। अब वो स्कैन के स्कैन है। अब जो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़े हैं उसका यूज यहाँ होगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर में हमारा इंटीजर का जो फॉर्मेट था तो वो हमारा परसेंट डी था, तो यहाँ परसेंट डी लगा। उसके बाद अब वैल्यू हमें किस में स्टोर करनी है, तो एंड लगा के हमें ए में स्टोर करनी है, तो जो हमारी वैल्यू जो इनपुट आएगा वो ए में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद एक कंडीशन लगाते हैं इसमें, एन मॉड्यूलस टू इक्वल जीरो। इसका मतलब क्या है, अगर जो रिमाइंडर जीरो आता है तो कंडीशन ट्रू होगी और ये ब्लॉक रन करेगा। अब सब जो हमने क्वेश्चन देखा एन, लेकिन अभी हमने वेरिएबल ए लिया है तो हम ए यूज करेंगे यहाँ पे। अभी हम वैल्यू प्रिंट कर रहे होंगे एक बार हम, सपोज हमारा अगर कंडीशन ट्रू होती है तो पहला हमारा जो आउटपुट होगा हमारे ब्लॉक में वो आएगा इवन। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो एल्स ब्लॉक रन करेगा हमारा, उसमें हम आउटपुट मिल रहा होगा हमें ऑड। कोड सेव किया, इसे रन किया। अब यूजर एक वैल्यू इनपुट करेगा, सपोज मैंने वैल्यू करी 3, तो आंसर तुम्हारा और आना चाहिए, और यार तुम्हारा और आ गया। और यहीं अगर हम इधर वैल्यू इनपुट देते हैं 2, तो कंडीशन सेटिस्फाई हुई और इफ ब्लॉक रन करेगा तो आंसर हमारा इवन आएगा। यह है इवन। सपोज 2 की वैल्यू हम कोई बड़ी वैल्यू लेते हैं, सपोज इधर हम लेते हैं 45, तो आउटपुट हमारा और आना चाहिए, और आया। अब ऐसी वैल्यू अगर हम लेते हैं 54, तो आउटपुट हमारा आना चाहिए इवन, तो यहाँ आउटपुट आ गया इवन। तो ऐसे हमारा वैल्यू, ये इसका आउटपुट है वो इवन आया। नेक्स्ट चलते हैं एक बार। अब हमारी ब्रांचिंग नेस्टेड इफ, एल्स इफ एंड लेडर। इसका मतलब क्या है, जब एक ही कंडीशन से डिसीजन नहीं होता है, हम मल्टीपल कंडीशन चेक करते हैं। एल्स इफ लेडर यूज करने के लिए परफेक्ट है। लाइक एक कोड की तरह देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इवन और ऑड, रन किया, एरर फाइल ही गया, मार्क्स इनपुट कराए उससे। जब मार्क्स इनपुट कराएंगे तो एक वैल्यू प्रिंट करी हमने, एंटर मार्क्स, जैसे हम इसका मार्क्स पूछ रहे हैं एंटर कराएंगे, और वो एक इंटीजर होंगे, इंटी मतलब परसेंट यूज करेंगे। सपोज यूजर ने किया इनपुट 65, तो इफ एल्स ने एल्स इफ लगा यूज कर सबमिट करा, तो ये सपोज हमने एक कंडीशन, यूजर इनपुट दिया 65, एक हमने कंडीशन लगाई इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अगर हमारे जो मार्क्स जो यूजर इनपुट दे रहा है वो 90 के इक्वल है या 90 के ग्रेटर है, तो वैल्यू हमारी जो प्रिंट होगी वो ग्रेड ए प्रिंट होगा। अगर सपोज अभी दूसरी स्ट्रिंग में लगानी है तो हम यूज करेंगे एल्स इफ का। एक तरह से मल्टीपल कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं एल्स इफ का। तो अगर हमारे जो मार्क्स हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है तो ग्रेड बी प्रिंट करेगा। और अगर हमारा, अब एल्स इफ हम कितनी काउंट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, तो हम एल्स इफ कितना यूज कर सकते हैं, लेकिन एल्स और एक ही बार लगेगा। तो हम
जो हमारा मार्क्स थे वैल्यू इनपुट 65 है, 65 ग्रेटर देन इक्वल टू 50, कंडीशन सेटिस्फाई गई, तो जो आउटपुट आएगा हमारा ग्रेड सी आएगा। और एल्स अगर सपोज का कोई इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये लास्ट में एल्स ग्रेड हमारा रन करेगा, तो ग्रेड एफ हमारा प्रिंट होता। लेकिन अभी जो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई यहाँ पे, तो ग्रेड से आउटपुट होना चाहिए, आउटपुट हमारा ग्रेड से आता। अब चलते हैं अपने एप्लीकेशन का। अब जो इसका ऑल्टरनेटिव होता है, एक होता है स्विच। स्विच एक मल्टी वे डिसीजन स्ट्रक्चर है, मल्टीपल चॉइस को हैंडल करने का क्लीन तरीका, इफ एल्स रेडर का सिंपल अल्टरनेटिव है। तो इसमें एक बार हम अगर देखते हैं एक बार एलसिफ में, तो एलसिफ लेटर रियल लाइफ रेटिंग जैसे काम करता है। सपोज पहले हाईएस्ट चेक, अगर नहीं हो तो नेक्स्ट रेंज। नेस्टेड इफ यूज करता है जब कंडीशन के अंदर दूसरी स्पेसिफिक कंडीशन हमको चेक करनी हो। तो एक बार हम नेस्टेड जो इफ है उसका एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद स्विच स्विच पे वापस आते हैं। तो जो हमारे नेस्टेड ने जो पढ़ा, एक बार उसका एग्जांपल देखते हैं। चलिए एक बार कोड एडिटर पे चलते हैं, अपने क्लास कोड को कमेंट कर देते हैं। एक बार हेडर फाइल इंपोर्ट की, एक बार stdio.h के बाद इंट मेन एक वेरिएबल ले, सपोज इधर लेते हैं हम इक्वल टू 3। देन अब एक कंडीशन लगा रहे होंगे, जैसे हमने इवन के लिए चेक किया हमारी वैल्यू इवन है कि नहीं, तो ऐसे भी ऑड के लिए होता है 3 मॉड्यूलस मीन ए मॉड्यूलस 3 इक्वल टू 0। सपोज करो जो हमारा आउटपुट है वो हमारा 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब इसके अंदर एक नेस्टेड इफ में क्या होता है, एक कंडीशन के अंदर हम एक और इफ एल्स कमांड यूज कर सकते हैं। सपोज इफ, अब हम सपोज को वैल्यू चेक करना है, जो जो वैल्यू हमारी हाई है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो एक बार देखते हैं। तो वही सेम कंडीशन लगाएंगे, जो वैल्यू जो कंडीशन सेटिस्फाई करे इसने, तो उसके अंदर जो ये अंदर वाला लॉक एग्जीक्यूट होगा, तो उसमें एक कंडीशन और यूज करेंगे हम, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद हम प्रिंट कर रहे होंगे पॉजिटिव वर्ड, देन अदरवाइज एल्स यहाँ प्रिंट करेंगे हम प्रिंट एफ यूज प्रिंट करेंगे नेगेटिव वर्ड। और जो मतलब मेन जो एक कमांड था उसके बाद हम लिखेंगे एल्स कमांड में, जो एल्स कमांड प्रिंट करेंगे हम इवन। हम एल्स के अंदर भी इफ कमांड यूज सकते हैं, लाइक वी यूज, तो एक कंडीशन लगा इधर, उसके बाद ए ग्रेटर देन 0 के बाद प्रिंट कर रहे होंगे हम पॉजिटिव इवन, यूनिवर्सिटी पॉजिटिव इवन। और इसकी एल्स कमांड में हम प्रिंट कर रहे होंगे नेगेटिव इवन। कोड को सेव करते हैं और रन करते हैं। आंसर आया पॉजिटिव ऑड। एक बार इवेल्यूट करते हैं इसको। इंटीजर की वैल्यू जो हमारी वैल्यू है वेरिएबल की वो 3 है, और अगर कंडीशन चेक होती है तो यहाँ हम चेक कर रहे हैं जो 3 का मल्टीपल होगा वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो जो हमारा वेरिएबल का जो वैल्यू है वो 3 है, मतलब मल्टीपल है इसका, कंडीशन ट्रू हुई। अब जब पॉइंटर अंदर जाएगा तो एक कंडीशन और चेक करेगा, उसमें क्या है, अगर जो जो हमारा वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर है या नहीं। अगर ग्रेटर है तो पॉजिटिव और प्रिंट करेगा, मतलब नंबर पॉजिटिव है। अगर लेस है तो नेगेटिव प्रिंट करेगा। तो यहाँ एक दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारी, तो ये जो हमारा वैल्यू आया यहाँ पॉजिटिव ऑड। अगर यही सपोज करो हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, सेव करते हैं और रन किया, तो आया नेगेटिव ऑड। अब इसमें देखते हैं जो हमारी पहले वैल्यू थी माइनस थी, 3 की मल्टीपल है, कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अब जो वो अंदर आया इफ ब्लॉक के अंदर आ गया, उसके बाद एक कंडीशन और चेक हुई, उसमें क्या हुआ, ए ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन 0। मतलब जो वैल्यू हमारी 0 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव है, और अगर लेसर है तो नेगेटिव है। तो यहाँ हमारी -3 तो 0 से लेसर है, तो आउटपुट हमारा एज ब्लॉक रन किया इधर, तो ये हमारा आउटपुट आया नेगेटिव ऑड। अगर सपोज यहाँ वैल्यू हम लेते हैं -2, तो ये कंडीशन हमारी ये वाले ये बाहर से पॉइंटर डायरेक्ट जंप कर जाएगा एल्स कमांड में, कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये रन करते हैं नेगेटिव इवन, क्योंकि -2 लिया, -2 मतलब 0 से वैल्यू लेसर है, तो इधर नेगेटिव इवन। और यही वैल्यू हम सपोज पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू हमारा प्रिंट होगा पॉजिटिव इवन। तो ऐसा हमारा नेक्स्ट स्टेप काम करता है। अब ऐसे ही सपोज अब हम देखते हैं एग्जांपल एक बार, इसको कमेंट कर देते हैं एक बार। अब देखते हैं इफ एल्स और एल्स वाला, इसके अंदर एल्स यूज कर रहे होंगे, तो एक बार इंप्लीमेंट किया, इंक्लूड हेडर फाइल stdio.h, इंट में एक वैल्यू डिक्लेयर किया, सपोज इंट ए, इसकी वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू रहेगी हमारी 2। अब उसके बाद एक कंडीशन लिखते हैं, सपोज हम चेक कर रहे हैं इवन के लिए, टू ए इक्वल टू 0। यहाँ जो मेन कोड आएगा उसका जो ब्लॉक आएगा, ब्लॉक जो कोड रन करेगा वो हम करेंगे। तो अब हम यहाँ प्रिंट कर रहे होंगे, हमने वैल्यू सपोज जब हमारी वैल्यू 2 कंडीशन जो इवन प्रिंट कर रहे होंगे यहाँ पे। उसके बाद अब जो हमारा आएगा एल्स इफ, एल्स हमने यूज़ किया, अगर उसकी कंडीशन बनेगी अब, तो उसके लिए हम यहाँ सपोज हम ऑड की कंडीशन दे देते हैं।
3 = 0, तो इसमें हम प्रिंट कर रहे होंगे आउट। और लास्ट में जो हमारा एल्स ब्लॉक रहेगा, एल्स ब्लॉक में हम प्रिंट कर रहे होंगे 0 वैल्यू नॉट अलाउड या फिर इनवैलिड वैल्यू। कोड को सेव किया और रन किया। आउटपुट आई 1। इवन इसलिए आएगा कि जो वैल्यू हमारी अभी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो जो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो पहला तो जो पॉइंटर आएगा पहले ब्लॉक में आएगा, इफ के ब्लॉक में जाएगा और वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद सपोज करो वैल्यू हमारी इधर होती है 3, या फिर हम करते हैं 9, वैल्यू 9 ली, सेव किया, रन किया, तो आउटपुट आया कोड। तो अब जो हमारी कंडीशन थी वो एल से वाली एग्जीक्यूट हुई, तो जो हमारे जो 9 है वो 3 का मल्टीपल है, तो जो रिमाइंडर आएगा जब डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा 0 आएगा 3 पे, तो इसलिए अब जो वैल्यू प्रिंट होगी हमारी ऑड। अब सपोज इधर मैं वैल्यू देता हूँ 0, तो आउटपुट हमारा एल्स कमांड में आना होगा। अब एल्स में इसलिए नहीं आया क्योंकि पहली कंडीशन ट्रू हो गई और कुछ आउटपुट आया 0 0। अगर सपोज करो ये पहली कंडीशन नहीं होती, इधर सपोज करो मैं ये बस कमांड आउट कर लेता हूँ, सपोज ये पहली कंडीशन नहीं होती हमारी, तो ये प्रिंट कर रहा होता ऑड। ऑड क्योंकि 0 कंडीशन 0 के इक्वल टू होनी चाहिए हमारी, तो कंडीशन ट्रू हो रही है, तो इसलिए सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अगर इनमें से कोई नहीं होता, सेव किया, रन किया, तो आउटपुट हमारा आता ही नहीं, क्योंकि इफ कंपल्सरी है। तो अब देखते हैं, कमांड आउट किया इसको, तो अभी हमने ये पढ़ा नेस्टेड इफ, और ये हमने देखा अभी एल्सिफ, एल्सिफ लेडर, और ये हमने किया नेस्टेड इफ। ये सारे कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे होंगे, तो एक बार आप वहाँ से एक छोड़ सकते हैं इसको। चलते हैं वापस अपनी स्क्रीन पर। स्विच स्टेटमेंट। स्विच एक मल्टीपल वे डिसीजन स्ट्रक्चर है, मल्टीपल चॉइस को हैंडल करने का क्लीन तरीका है, इफ एल्स लेटर का सिंपल अल्टरनेटिव है। एक हम इसको कोड की तरह देखेंगे, सिंटेक्स का होता है स्विच या उसमें एक्सप्रेशन आएगा। सपोज इसमें कंडीशन नहीं है, कंडीशन हम केस के अंदर लिखते हैं, और उसमें कंडीशन मतलब कंडीशन वैसे उस टाइप की नहीं होती। सपोज कंडीशन लिखते हैं केस के अंदर, यहाँ से वो एक वेरिएबल होता है, इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं। सपोज एक्सप्रेशन हमने यहाँ सपोज एक्सप्रेशन हमने लिया वैल्यू ए, तो हम एक केस बनाएंगे अलग। अगर केस सपोज करो ए की वैल्यू 1 हुई तो ये ब्लॉक रन करेगा, 2 हुई तो ये ब्लॉक रन करेगा। अगर इनमें से कोई नहीं है तो लास्ट में डिफॉल्ट जो हमारा होता है वो रन करेगा। तो एक बार हमसे कोड किया तो देख सकते हैं। एक बार राइट अ मैन्युअल ड्रिवन कैलकुलेटर यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। तो एडर फाइल की इंपोर्ट, उसका इंट मेन, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट चॉइस, उसके बाद फ्लोट के 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, num1 num2 एंड लास्ट रिजल्ट। उसके बाद एक प्रिंट किया स्टेटमेंट मैन्युअल ड्रिवन। उसके बाद एक मेन्यू प्रिंट कर रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। मीन अगर यूजर इनपुट 1 देता है तो एडिशन होगा, 2 इनपुट देगा सब्ट्रैक्शन, और 3 देगा तो मल्टीप्लिकेशन, 4 पर डिवीजन। तो ऐसे ही एक एक और वैल्यू हमने प्रिंट की, एंटर योर चॉइस 1 to 4। तो एक रेंज में दी कि 1 to 4 तक आपको कोई एक इनपुट देना है। तो सपोज अब इस वैल्यू यूजर ने जो इनपुट दी वो इनपुट आई 1। अब 2 वैल्यूज, अब एडिशन होगा तो उसके लिए ए और बी की वैल्यू भी चाहिए होती है, तो ए और बी की वैल्यू भी हम ले लेंगे। ये हमारे नंबर नंबर 2 की वैल्यू आ गई, और यूजर ने इनपुट दी सपोज 2 और 3 इनपुट दिया। तो अगर यूजर ने इनपुट 1 दिया है तो 1 में num1 प्लस num2 हमारा रिटर्न कर रहा होगा, रिजल्ट जो हमारा होगा लास्ट में 2 पॉइंट में आ रहा होगा। तो जब फ्लोट इनपुट आएगा तो फ्लोट में ही आउटपुट आना चाहिए उसका, तो आउटपुट फ्लोट में ही आएगा। तो इधर वैल्यू सपोज का यूजर ने इनपुट दिया 2 और 3, तो आउटपुट हमारा 5 आना चाहिए, क्योंकि 2 + 3 ये आउटपुट हमारा 5 आ गया। और सपोज अगर यूजर इनपुट 1 ना देकर इनपुट 2 देता, तो 2 में हमारा जो रन करता वो ये वाला ब्लॉक रन करता, क्योंकि 2 में जो सेट हो रखा है वो हमें सब्ट्रैक्शन ऐड कर रखा है। ओके, अगर लास्ट कोड में देखते तो सब्ट्रैक्शन हमारा ऐड कर रखा है। तो नंबर मैच num2, तो num1 की वैल्यू 2 है और num2 की 3 है, तो जो आउटपुट हमारा आ रहा होता वो नेगेटिव आ रहा होता, क्योंकि जो मुझे पहली नम की वैल्यू है वो num1 की वैल्यू लेस है num2 से, तो इसलिए हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा होगा। देखते हैं आगे। केस 3 मल्टीप्लीकेशन के लिए और केस 4 डिवीजन। डिवीजन के लिए डिवीजन बाय 0 एक इनवैलिड रहता है, तो इसलिए हम आउटपुट यहाँ इफ एल्स का यूज करके हम दे रहे होंगे। अगर नॉट इक्वल 0 है तो तू आउटपुट निकाल दे, डिवाइड कर दे। अगर इक्वल मतलब जो इनपुट है वो 0 है, तो एरर डिवीजन बाय 0 इज नॉट अ वैलिड। तो ये हम स्टैंड पेन कर रहे हैं, कभी 0 डिवीजन इनवैलिड रहता है, एरर जनरेट करेगा। तो डिफॉल्ट जो हमारा वैल्यू होगा, सपोज करो इनमें से कोई भी चॉइस नहीं आएगा, यूज सपोज करो इनपुट था 6, तो 6 में कोई हमने कुछ यूज नहीं कर रखा, केस नहीं, जो सब केस है वही नहीं बना, तो जो डिफॉल्ट प्रिंट होगा इनवैलिड चॉइस। तो हम लास्ट में इनवैलिड चॉइस प्रिंट कर रहे होंगे।
एक बार से कोड क्या तो देखते हैं। इंक्लूड हेडर फाइल इंपोर्ट किया dio.h के बाद इंट मेन, उसके लिए वेरिएबल चाहिए इंट। एक जो मतलब रहेगा पहले वो रहेगा हमारा इनपुट चॉइस के लिए, चॉइस हमारी रहेगी इंटीजर में। उसके बाद हम फ्लोट में वेरिएबल ले रहे होंगे, फ्लोट num1 num2 एंड लास्ट रिजल्ट। तो जो आउटपुट आएगा रिजल्ट में स्टोर होगा, हम तब से आउटपुट देंगे, मतलब प्रिंट करेंगे। अब चलते हैं स्विच कमांड, स्विच। उससे पहले हम एक मेनू से प्रिंट कराया था, मेन्यू printf। जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले सीखा, हम बैक से एन का यूज करके नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर सकते हैं। तो हम उसका यूज करेंगे इधर वन। पहले हम अगर यूजर वन इनपुट देता है तो एडिशन होनी चाहिए, एडिशन हुआ बैक स्लैश एन। जब यूजर टू इनपुट देता है तो सब्ट्रैक्शन, और यूजर अगर थ्री इनपुट देता है तो मल्टीप्लीकेशन, और अगर यूजर फोर इनपुट दे रहा होता है तो डिवीजन। इसके बाद हम वैल्यू स्कैन उसके लिए हम एक बार प्रॉम्प्ट दे देते हैं यूजर को कि आपको एक जो वैल्यू है नम1 और नम2 की इनपुट देना है, तो %f और %f। अभी सिंपली वैल्यू दे रहे हैं तो एंटर वैल्यू ऑफ num1 एंड num2 नॉन बेसिस के अंदर है। अब वैल्यू स्कैन करते हैं, तो स्कैन करने के लिए हम परसेंट, जो फ्लोट वैल्यू है तो %f यूज करेंगे, %f। उसके बाद जो हम वैल्यू स्टोर करनी है तो एंड का यूज करेंगे, एंड num1 एंड num2। उसके बाद स्विच केस लिखेंगे अपना। अब एक्सप्रेशन में हमें यूज करना है ना अपने जो, हमें जिसको चेक करना है तो चॉइस को चेक करना है हमको। यूजर चॉइस देगा उसको चेक करना है हमको, योगा चॉइस। स्विच केस के अंदर अब पहला की सुनाते हैं अपना। सपोज करो यूजर इनपुट देता है वन, जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो वन के थ्रू होगा। अब जितना कोड लिखते हैं अपना, और ये ब्रेक होता है, ये कंपलसरी हर केस में बनाना, क्योंकि अगर ये सपोज करो पहले जिसमें केस ट्रू हुआ तो बाद के जितने भी केस बनेंगे सारे वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर ब्रेक कमांड होगा तो डायरेक्टली कोड से आउट हो जाएगा, यही टर्मिनेट कर देगा कोड को। तो अब करते हैं रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2। यहाँ हम रिजल्ट प्रिंट कर रहे होंगे, यहाँ %f रिजल्ट। अब सपोज करो हमें इसके जो पॉइंट की वजह से दो वैल्यू चाहिए, तो .2, जैसे हमने कोड में सीखा था पहले। अब बनाते इसका केस टू रिजल्ट इक्वल टू num1 माइनस num2, वैल्यू को प्रिंट कर रहे होंगे। इसके बाद %.2f देन रिजल्ट। उसके बाद केस थ्री, वेट अ मिनट, इसमें हम ब्रेक लगाना जरूरी है, और लास्ट की सारी कमांड एग्जीक्यूट कर देगा ये। अब केस रहेगा, तो अगर थ्री पड़ता है जो हमारा जो रन करना एग्जीक्यूट होगा कमांड ब्लॉक, वो केस 3 5 ब्लॉक होगा। तो num1, अब जो हमारा थर्ड कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन तो num2, यहाँ प्रिंट करेंगे इसकी वैल्यू। यहाँ फ्लोट वैल्यू है तो आखिर दो पढ़ना चाहिए, तो .2f लास्ट में रिजल्ट किया। उसके बाद ब्रेक किया कमांड को। अगर इसके आगे कोई, अगर एग्जीक्यूट होती है तो आगे कोई कमांड रन ना करें। अब लास्ट हमारा जो केस बनेगा डिवीजन के लिए बनेगा, केस 4। सपोज रिजल्ट इक्वल टू num1, लेकिन उससे पहले हमें इफ कमांड लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर सपोज यूजर ने इनपुट दिया 0 तो वो वेर इनपुट नहीं है इसका, तो इसलिए फिर हमें इधर इफ का भी यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह हम चेक कर रहे होंगे num2 हमारा डिवीजन है, num2 नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम प्रिंट कर रहे होंगे प्रिंट आउट, रैगलिंग करते हैं एक बार रिजल्ट। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं हम, इक्वल टू %.2f, और लास्ट में इसकी वैल्यू हम num1 डिवाइड बाई num2। डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कोई हम थर्ड वेरिएबल लेकर रिजल्ट लेके हमको उसको स्टोर करके तब प्रिंट करें, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं इस चीज़ को। उसके बाद एल्स, एल्स में हम प्रिंट कर देंगे सिंपली एरर डिवीजन बाई 0 0। और लास्ट इसमें ब्रेक लगाना है अभी, ब्रेक। तो ब्रेक हम इधर दो देंगे, क्योंकि एक इफ ब्लॉक के लिए होगा, एक एल्स ब्लॉक के लिए होगा। ब्रेक देन ब्रेक। लास्ट में जो, अगर सपोज कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो जो डिफॉल्ट केस है वो रन करेगा, तो हम करेंगे इनवैलिड चॉइस, क्योंकि जो केस है उससे बाहर का इनपुट आया तो इनवैलिड केस हो गए, इनवैलिड केस या चॉइस। सेव किया, रन किया। मुझे पहले ये बोलना है एंटर वैल्यू ऑफ num1 एंड num2। अभी हमने शायद इसमें चॉइस के लिए इनपुट नहीं लिया, तो पहले चॉइस का इनपुट ले लेते हैं। इसके ना परसेंट, अगर इनपुट इंटीजर बेटर है तो इंटीजर वेरिएबल के लिए हम परसेंट यूज करते हैं, और स्टोर करने के लिए एंड और चॉइस।
उससे पहले हम एक इंडिकेट करते हैं यूजर को प्रिंटफ के थ्रू, एंटर चॉइस। तो उसके लिए हमको नीचे ले लेते हैं इसको। ओके, विदाउट मेनू तो यूजर इनपुट दे नहीं सकता ना, तो उससे पहले हमें इसका मेन्यू शो करना पड़ेगा, उसके बाद इनपुट लेंगे। तो एंटर, अब नेक्स्ट टाइम चाहिए तो बैक स्लैश एन, एंटर आ, या फिर एंटर योर चॉइस, और नेक्स्ट सेमीकोलन। अब एंटर योर चॉइस हमने किया, उसके बाद यूजर इनपुट ले लेंगे, कंट्रोल सेव, सेव किया और रन किया, आउटपुट मिले चॉइस। इधर कोई सेंटेंस ओपन रह गया है, टर्मिनेट, सेव किया, रन करते हैं एक बार, एंटर योर चॉइस। अब चॉइस में सपोज यूजर जो 1 दिया इधर, उसके बाद एंटर वैल्यू ऑफ नम 1 एंड नम 2। अब दोनों की वैल्यू चाहिए तो इस पर सेपरेट वैल्यू होनी चाहिए, तो अब उसमें 2 और 3। तो जो आउटपुट हमारा फ्लोट में रखा हमने, तो रिजल्ट आया 2 और 3, 5 होता है तो 5.00। और सपोज इसको का जो यूजर है, यूजर ने वैल्यू इसके आउट ऑफ मेन्यू थी, सपोज यूजर ने वैल्यू दी 5, तो अब इनपुट 2 और 3 वैल्यू थी, उसने वापस रिपीट इनवैलिड चॉइस। इनवैलिड चॉइस इसलिए आया क्योंकि जो केस है वो मैच नहीं किया इसके चॉइस से यूजर के, तो इनवैलिड केस ऐसा हुआ। और ऐसे अब सपोज हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, यूजर दिया मल्टीप्लिकेशन 3, देन वैल्यू 2 एंड 3, तो आउटपुट है 6। तो ऐसा हमारा स्विच केस वर्क करता है। तो आप आपने देखा स्विच केस ऐसा वर्क करता है। सोचते हैं हमने तो आउटपुट आया अपना 5। ओके, अब हमने यूजर इनपुट दिया 1 और वैल्यू 2 एंड 3, 2 प्लस 3 तो प्लस 5 होगा, तो इसलिए आपको 5 आएगा। टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। अब कंट्रोल स्टेटमेंट की टाइप होता है, सब सीक्वेंशियल होगा, डिसीजन हो गया, लूपिंग हो गया और जंप हो गया। तो आप ये याद रखो, कंट्रोल स्टेटमेंट में जो सी का स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक जो सी है हमारी, वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं वो सी को स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं। उनके बिना प्रोग्राम सिर्फ टॉप टू बॉटम चल जाता है, नो लॉजिक कंट्रोल। तो एक बार हम यूज करते हैं सिक्वेंशियल। आगे बढ़ते एक बार, पहले आता है फॉर लूप, एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब एक हमें कंडीशन देनी होती है। अब फॉर लूप, एक ही समझो, एक तरह से फॉर लूप को लूप का हम तब करते हैं जब हमें कोई भी एक कोड को रिपीटली चलाना हो, या फिर कोई भी काम में एक एग्जैक्ट आइटरेशन दे रखी हो, या काउंट पता हो, उतना ही चलाना हो। सपोज हमको एक प्रिंट करने वैल्यू, सपोज कोई प्रिंट हमारी वैल्यू है, प्रिंट आई की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, एग्जाम्पल तो देखते हैं एक बार। तो फॉर लूप से चलेगा हमारा जो लिमिट है आई लेस देन टू लेस देन 5। अब लेस देन 5 मतलब जो आई की वैल्यू है वो लास्ट चलेगी 5 मतलब 4 तक, क्योंकि इक्वल टू नहीं है, क्योंकि इक्वल टू 5 आया था। तो एक लेस देन दे रखा, तो वैल्यू लास्ट हमारी 4 तक रन करेगा, और 4 पे जाकर लूप तुम्हारा स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो जो वैल्यू प्रिंट कर रहा होगा यहाँ पे, अब वैल्यू जो यूज हो रहा है एट्रेशन में, इनिशियल वैल्यू 0, तो 0 स्टार्ट होगा। तो जब लूप तब तक चलेगा जब तक हमारी जो वैल्यू है वो 5 के लेस देन नहीं आती, मतलब 4 नहीं आती, तब तक हमारा प्रिंट वैल्यू 0, 1, फिर 2, फिर 3, और फिर लास्ट 4, और 4 पे आकर लूप स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि जो कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो लूप हमारा बेसिकली एक एक कॉम्बिनेशन होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन। इनिशियल मतलब इनिशियल कर रहे हैं हम, यहाँ वैल्यू को जैसे कि हमने इंट आई इक्वल टू 0, इनिशियलाइजेशन हो गया हमारा। तो उसके बाद फिर उसके बाद कंडीशन, ये बीच में कंडीशन आ रही है, कंडीशन मतलब आई लेस देन 5, तो ये कंडीशन हो गई, एक कंडीशन हो गई, सपोज ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये हमारा लूप आगे रन करेगा, वरना वहीं में टर्मिनेट हो जाएगा। और फिर लास्ट में होता है अपडेशन। अपडेशन जो जो हमने अभी सीखा था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो अपडेशन में जो यहाँ होता है, तो लास्ट में हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे होंगे। ये बस कोड कैसे देखते हैं, प्रिंट 10 नेचुरल नंबर्स यूजिंग लूप्स। तो पहले हेडर फाइल की, फिर इंट मेन, एक वैल्यू इनिशियलाइज की, डिक्लेयर की, सपोज इंट आई, तो देन एक लूप लगा है इसमें। ये जो पहला हमारा है इनिशियलाइजेशन है, मतलब आई इक्वल टू 1 हो गया। उसके बाद फिर हम कंडीशन दे रहे हैं आई लेस देन इक्वल टू 10, मीन अगर जो आई की वैल्यू है हमारी 10 तक चलेगी सर। तो इनिशियल वैल्यू 1 है तो 1 10, तो 1 to 10 तक सारी वैल्यू ये प्रिंट कर रहा होगा। और लास्ट में एक ही वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, सपोज 1 आया तो 1 के बाद वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, और जो फॉर लूप पे जो कंटेंट होगा वो प्रिंट होगा। अब इसमें देखते हैं, अब जो आई की वैल्यू सपोज 1 आई, कंडीशन ट्रू हुई, कंडीशन पास हुई, इसके बाद एक इंक्रीमेंट हो गया। पहले जो हमने सीखा था, जो पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, उसमें वैल्यू पहले यूज होती है, उसके बाद इंक्रीमेंट होता है। तो पहले यूज हुई इसमें, तो यूज होने के बाद वैल्यू है प्रिंट होगी 1, 1 प्रिंट हुई, उसके बाद लूप अगेन अगेन रिपीटली चलता रहा अप टू 10, 10 तक चलेगा। और लास्ट में जैसे 10 तक कंडीशन फॉल्स हुई,
ये आ जाएगा लूप के बाहर और तुम कहता है 0 मतलब यहाँ टर्मिनेशन हो जाएगा कोड का। और आउटपुट आ रहा होगा हमारा 1 to 10। अब एग्जीक्यूट ब्लॉक, अब एक तो व्हाइल लूप एक बार। अब व्हाइल लूप में क्या होता है, कंडीशन तब तक चलेगी जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं रहती, इसमें कोई ना इंक्रीमेंट लास्ट में कर रहे होते हैं। अगर सब उसका हम ये कंपलसरी नहीं इंक्रीमेंट, कुछ तरह कोड, कुछ कोड होते हैं इसमें हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना नहीं था, सिर्फ एक कंडीशन होती है, हम इसको यूज कर सकते हैं। सर पासवर्ड चेकिंग में सपोज अंटिल द यूजर एंटर्स अ वैलिड पासवर्ड टिल रन द व्हाइल लूप। सपोज अगर यूजर इनपुट कर रहा है पासवर्ड, तो पासवर्ड तब तक एंटर करना है जब तक वो सही पासवर्ड एंटर नहीं कर देता यूजर। तो उसके लिए हम एक तरह से व्हाइल के लूप का यूज कर सकते हैं। तो एक वैसे कोड कैसे देखते हैं, प्रिंट नंबर 1 to 10 यूजिंग फाइल लूप, एडर फाइल हुई, फिर इनिशियलाइजेशन किया इंटर वन। अब जो व्हाइल लूप का सिंटेक्स होता है, जो पहले हम वैल्यू बाहर इनिशियलाइज कर रहे होते हैं, उसके बाद इसे पे व्हाइल लूप में कंडीशन आती है, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो भी करना हो वो हम लूप के अंदर ही करते हैं। तो ये यहाँ आई की वैल्यू क्या है, आई लेस देन इक्वल टू 10, तो आई की वैल्यू 1 है अभी। उसके बाद कंडीशन ट्रू हुई, अंदर आएगा वैल्यू, प्रिंट करा, फिर इंक्रीमेंट हो गया। तो यहाँ हमने प्री इंक्रीमेंट यूज नहीं किया, हमने पोस्ट इंक्रीमेंट किया। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता, तो पहले हमारी पहले इंक्रीमेंट होती, उसके बाद यहाँ पे यूज होती। तो अब पहले हमें वैल्यू यूज करना, उसके बाद इंक्रीमेंट करना। तो इसलिए अगर हम पहले 1 आई, कंडीशन सेटिस्फाई हुई, कंडीशन प्रिंट करा और उसका इंक्रीमेंट, ऐसे अप टू 1 to 10 तक ही चलेगा। अब इसका आउटपुट देखते हैं, आउटपुट है 1 to 10। अब इसके बाद देखते हैं डू व्हाइल लूप। अब डू व्हाइल लूप में क्या होता है, एग्जीक्यूट ब्लॉक एट वंस देन चेक कंडीशन। डू व्हाइल में क्या है, एक बार अगर हमारी कंडीशन फॉल्स भी होती है, फिर भी एक बार जो हमारा कोड है वो एग्जीक्यूट जरूर होगा। सिंटेक्स के थ्रू देखते हैं एक बार उसको। डू है, उसका स्टेटमेंट आ गई उसकी, उसके बाद कंडीशन आती है। एग्जाम्पल देखता हूँ एक बार। अब उसको जो इनिशियल वैल्यू हमारे जो इनिशियलाइजेशन किया हमने आई इक्वल टू 0 किया, उसके बाद डू सिंटेक्स आया हमारा, उसके जो ब्लॉक आया डू का, उसमें हम आई की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। सपोज जो वैल्यू 0 है, तो पहले हमारी 0 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 0 प्रिंट हुई, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ और वैल्यू चेक हो गई। अब सपोज का 0 था, यहाँ वैल्यू एक बार प्रिंट हो चुका, उसके बाद आई की वैल्यू 0 है, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ तो आई की वैल्यू बाकी 1। अब व्हाइल कमांड चेक करेगा 1 लेस देन 5 ट्रू है, तो वापस डू में जाएगा और डू वापस प्रिंट करेगा 1 2 ऐसे अप टू 10। अब 10 इसमें नहीं है, हाँ वैल्यू 5 है, तो अप टू 4 यूज करेगा। चलिए 4 तक ट्रू हो गई, उसके बाद से कोड लूप से बाहर आ जा। एक और कोड देखते हैं, आस्क यूजर टू एंटर अंटिल दे एंटर 0। तो तब तक कोड रन करेगा जब तक यूजर 0 एंटर नहीं कर देता। तो एक बार इसका सिंटेक्स देखते हैं, कोड देखते हैं, हेडर फाइल, फिर इंट, फिर इंट नाम, फिर एक डू का सिंटेक्स, डू ब्लॉक आ गया पूरा है, इसके वाइल कंडीशन, अब लास्ट में रिटर्न 0, ये कर आउटपुट हमारा 5। 5 इसलिए आया, सपोज यूजर इनपुट दिया 5, तो 5 यूजर इनपुट दिया तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, सिंपली वो सिर्फ कोड एग्जीक्यूट करेगा, दोबारा डू कमांड में जाएगा। तब तक ये चलता रहेगा जब तक यूजर 0 एंटर नहीं कर देता। सपोज यूजर ने एंटर किया 0, 0 एंटर कर दिया, तो उसके बाद ये टर्मिनेट करेगा यहाँ से और लूप हो जाएगा एंड, यह लूप एंड हो जाएगा। तो एक बार सिर्फ खुद से कोड करके देखते हैं कोड एडिटर में, चलते हैं कोड एडिटर में। एक ए फाइल तो आप पढ़ ही चुके हो, अब देखते हैं हम लूप से। include stdio.h टिल्टमैन एंटमैन। उसके बाद पहले देखते हैं फॉर लूप के लिए। तो जब जो हमारा क्वेश्चन था वो था, हमारा क्वेश्चन इज प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स यूजिंग लूप और यूजिंग फॉर लूप। एक बार करते हैं, एक बार इसको। सपोज अब एक वैल्यू रिसर्च करता हूँ आई, नल से अपनी नल वैल्यू अपना, के बाद फॉर लूप चलेगा। अब इंट आई इक्वल टू, अब यहाँ हमने इंस्टॉलेशन कर दिया इसका, पर्टिकुलर किया हमने, इनिशियलाइज किया हमने इसको। उसके बाद आई लेस देन इक्वल टू 10। जब तक वैल्यू हमारी 10 के बराबर या 10 से कम नहीं होती तब तक लूप चलता रहेगा हमारा। उसके बाद इंक्रीमेंट, उसके बाद प्रिंट कर देना की वैल्यू आई की। अब इंटीजर से परसेंट यूज करेंगे, उसके बाद यहाँ वैल्यू आई, देन रिटर्न 0, सिंपली इंडिकेट करता है कि आप जो हमारा कोड अब टर्मिनेट हो चुका है। सेव करते हैं और रन करते हैं, वैल्यू हमारी 0 से 10 तक प्रिंट हो गई। तो जो इनिशियल वैल्यू थी हमारी वो हमने 0 ली है। अगर सपोज हम ये 1 लेते हैं, तो 1 में हमारी वैल्यू प्रिंट होगी 1 to 10। और सपोज हमें नेक्स्ट हर बार जो आउटपुट चाहिए हमको आई का, वो न्यू लाइन में चाहिए, तो बैकस्लैश एन।
तो हर एक आउटपुट के बाद जो हमारा पॉइंटर होगा वो नेक्स्ट लाइन पहुँच जाएगा। तो 1 2 3 4 5 अप टू 10 सारे प्रिंट हो गए। अब ऐसे ही देखते हैं एक बार अपना व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप के लिए हैशटैग इंक्लूड एक्सटेंडेड हेडर फाइल std.h एंड मेन, उसके बाद एक वैल्यू इंसर्ट कर रहे होंगे हम प्रिंट i इक्वल टू 1। सेम क्वेश्चन था हमारा, प्रिंट नंबर 1 to 10 यूजिंग व्हाइल लूप। ये क्वेश्चन था हमारा। तो सेम क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन को हम व्हाइल लूप करते हैं एक बार। अब कंडीशन में i लेस देन इक्वल टू 10। अब ये होगा, उसके बाद फिर हमें वैल्यू प्रिंट कराना है। तो इधर i की वैल्यू प्रिंट करा रहे होंगे। प्रिंट जब इंटीजर है तो वैल्यू परसेंट डी में जाएगी, तो फॉर्मेट आएगा परसेंट डी करेगा। उसके बाद वैल्यू i की प्रिंट करा रहे होंगे। उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा होगा और यहाँ सेव करते हैं और रन करते हैं। एक बस हम रेफरेंस के लिए यूज कर लेते हैं व्हाइल इक्वल टू, सेव किया रन किया तो आउटपुट आया हमारा व्हाइल इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और सपोज इधर हम ये व्हाइल ना लगा दे तो सिंपली हमारा एक कोड है, हम नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर रहे होंगे आका हमारा 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 10। तो ये हमारा व्हाइल लूप होगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं डू व्हाइल का। डू व्हाइल क्वेश्चन हमारा क्या था, जब तक यूजर एंटर हमारा 0 नहीं करता तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। सो अब एक बार वो वाला कोड भी देख लेते हैं। व्हाइल डू व्हाइल हैश इंक्लूड studio डॉट एच एंड एक बार हम इसमें वैल्यू निश्चित करेंगे नम डिक्लेयर किया हमने वैल्यू अपने। उसके बाद डू कंडीशन आएंगे, तो डू व्हाइल में कंडीशन रहेगी आई लेस देन इक्वल टू 10 और जो डू में हमारी वैल्यू हमें यूजर इनपुट लेंगे। जब तक यूजर हमारा इनपुट 0 नहीं करता तब तक लूप चलता रहे। तो तब तक हम यूजर से प्रॉम्प्ट मार्क देते रहेंगे कि एंटर वैल्यू, एंटर एंटर आप वैल्यू एंड यहाँ पे 0 4 एग्जिट। हम यूजर को प्रॉम्प्ट दे रहे हैं ऐसे। तो प्रॉम्प्ट देना इसको स्कैन नहीं करना पड़ेगा। स्कैन तभी तो मालूम पड़ेगा यूजर ने इनपुट 0 दिया या क्या दिया। तो उसके लिए हमें इसको इनपुट लेना पड़ता है। परसेंट डी इंटीजर पैटर्न जो फॉर्मेट हमारा इंटीजर है उसको स्टोर करने के लिए हम एंड यूज करते हैं। तो एंड हमको स्टोर करना नम में, तो जो नम वेरिएबल है उसमें स्टोर कर रहे होंगे। उसके बाद अपन जब देखते हैं इधर आई तो है नहीं, तो हम इधर वैल्यू नम की वैल्यू चेक कर रहे होंगे। या फिर अब हम पहले तो प्रिंट करने रहे, तो इधर हम कंडीशन चेक कर रहे हैं जब तक जीरो यूजर इनपुट 0 नहीं देता नॉट इक्वल टू 0। जब तक 0 नहीं होगा तब तक लूप चलता रहेगा। जब भी 0 होगा तो पैटर्न 0 मतलब जो कोड हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसे एक बार रन करते हैं, एंटर वैल्यू 0, फिर मैंने 4 डाला, सेम प्रॉम्प्ट आया। 5 डालूंगा, अब कितनी वैल्यू डालूंगा हर बार यही प्रॉम्प्ट आएगा। जैसे मैंने 0 करूंगा तो उसके बाद तुरंत ये जो हमारा लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। या जैसे हमने 0 एंटर किया इधर लूप टर्मिनेट हो गया। तो ऐसा हमारा डू व्हाइल लूप है, ऐसा वर्क करता है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। आप लूप लूप कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, हमने सब में यूज़ किया, स्विच में यूज़ किया ब्रेक। तो ब्रेक कमांड क्या होता है, एग्जिट द लूप इमीडिएटली। सपोज कोई भी सपोज करो हमें कोई भी कंडीशन दी, उस कंडीशन में वही हमने एक बार चेक किया सेटिस्फाइज होती है तो हम आगे कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे। तो सपोज हमें आगे की जो कंडीशन चेक नहीं करनी तो हम उसको ब्रेक यूज़ करेंगे। अगर सपोज हमें उस जो कंडीशन हमारी बेशक फॉल्स है लेकिन फिर भी हमें आगे वाली एग्जीक्यूट करना है तो हम कंटिन्यू यूज़ करेंगे उसके लिए। तो कंटिन्यू कहता है जो स्किप करंट इटरेशन होता है कुछ करता है, और मूव टू नेक्स्ट जो अगली इटरेशन होती है उसको चलाता है, पहले वाले को skip करके फॉल्स होने के बाद भी उसे कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाता है। अब ऐसी एक एग्जाम्पल देते हैं उसका। पहले फॉर लूप लिया हमने, इनिशियलाइजेशन किया, कंडीशन आई, फिर इंक्रीमेंट हो गया, फिर एक अंडर कंडीशन है इफ आई इक्वल टू 2। जब भी आई की वैल्यू 2 हो तो कंटिन्यू करके आगे निकल जाओ। तो मतलब जो 2 वैल्यू है उसको स्किप कर रहा है। इसके कोड के अंदर देखते हैं एक बार, राइट अप प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर 1 to 10 बट स्किप मल्टीपल्स ऑफ 3 यूजिंग कंटिन्यू। तो कंटिन्यू में यूज करना है। उसके बाद जो मैं 3 के मल्टीपल होंगे उसको मैं स्किप कर देना, मतलब हमको सिर्फ इवन इवन चाहिए। तो उसके लिए हम अंदर अभी इवनली का हम कंडीशन देख के आए थे, एन मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। तो वही हम कंडीशन यूज कर रहे हैं उधर। और यहाँ पर इधर हम यहाँ पर इक्वल टू करना है, यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 करना है 2 के साथ। तो तब भी हमारा और को स्किप कर रहा हुआ है। एक बार देखते हैं पूरा, आउटपुट 1 2 3 2
4 5 7 8 10, तो वो सारे वैल्यू प्रिंट कर देगा। आइए हम कोड को देखते हैं। तो चलते हैं VS कोड एडिटर में, प्लस टू डॉक्यूमेंट आउट स्टैक इंक्लूड हेडर फाइल studio डॉट एच इंस्ट्रूमेंट एक वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं आई। उसके बाद एक फॉर लूप, अब जो साइज आता है वो डिक्लेयर करता है। पहले आई की वजह इनिशियल वैल्यू हमारे एक ही 1 है, सर ये वेरिएबल करते रखा है। अब इस हमको नीचे करना है इक्वल टू 10, हमें सिर्फ 10 तक लूप चलाना है, इंक्रीमेंट होता रहेगा। उसके बाद जो हमारा कोड है हम उसके अंदर कंडीशन लगा रहे होंगे अपनी एक कंडीशन कि हमारा 3 वोल्ट, अब सपोज करो जो मैंने बोला, जो हमने इवन भी चेक किया तो उसी का हमें नॉट इक्वल टू कर देना है। एक बार देखते हैं, तो सपोज आई मॉड्यूलस टू नॉट इक्वल टू 0, तो अगर ये आ रहा है तो कंटिन्यू करो, अदरवाइज प्रिंट कर दो। अब इंटीजर वैल्यू तो परसेंटेज फॉर्मेट से लगेगा। उसके बाद इधर हम वैल्यू पुट करेंगे आई की, और अगर ये कंडीशन फॉर लूप ब्रेक होता है तो जो हमारा लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा, रिटर्न 0। सेव किया और कोड रन करते हैं। एड प्रायर 2018 ये जो हमारे इवन वाले हैं उसको ले रहा और छोड़ दिया। अब मैं इधर लेता हूँ, 3 लिया और इधर इक्वल टू 0 पड़ा 1 2 4, मतलब जो 3 के मल्टीपल है वो सब छोड़ के बाकी सब जितने रेंज में आएंगे सब प्रिंट कर देगा वो। तो ये हमारा कोड इधर से हो गया। कॉमेंट करते हैं इसको एक बार, चलते हैं तो नहीं बस स्कीम करनी। तो आप रहा है 1 4 5 7 8 10 आ गया। अब यही अगर सपोज करो हमें सिर्फ इवन वैल्यू प्रिंट कर रहे होते तो यहाँ हम 2 का यूज कर रहे थे। अब हम कुछ चैलेंजेस करते हैं। अब एक अब आपको एंटर करना है, वीडियो पॉज करके एक बार अपना एनालाइज किए उसको, और आप जो आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ कंट्रोल यूज्ड इन गिवन कोड स्निपेट, आपको आइडेंटिफाई करना है जो कोड स्निपेट है वो किस कंट्रोल स्टेटमेंट का है। अब एक बार हम फॉर्मेट देते हैं इसका, वो हेडर फाइल विद मेन वैल्यू को इनिशियलाइज किया, देन अब इफ लगाया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अब यहीं हम आगे बढ़ना है, नहीं यहीं रोक देना है हमको। यहाँ एक कमांड मिल गई इनको, तो ये कंट्रोल स्टेटमेंट है इफ एल्स का है, ये इफ एल्स का। चलते नेक्स्ट पे, आइडेंटिफाई टाइप कंट्रोल स्टेटमेंट यूज्ड इन गिवन कोड स्निपेट। सेम क्वेश्चन है, आपको एक फॉर्म दिया गया कोड का, इसको एनालाइज करना है और बताना है ये किसका है, मतलब किस कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज किया गया इस कमांड में मतलब कोड में। तो कोड इंक्लूड लिया, इंक्रीमेंट डिक्लेयर किया, फिर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट। तो अब हमें सिर्फ इस पर फोकस देना है। अगर हमें ये मिल गया इधर तो ये हमारा लूपिंग का है। आप देखते हैं लूपिंग। तो अब ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने वाले हैं, तो आगे जब करते हैं चलिए। तो पहले जो प्रॉब्लम दे रखा है हमको, प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। हमें एक मल्टीप्लिकेशन टेबल दे रखा है, मतलब प्रिंट करना है मल्टीप्लिकेशन टेबल जो नंबर यूजर एंटर करेगा। तो सपोज कोई यूजर टू जो वैल्यू है 2 एंटर करता है, तो जब 2 वैल्यू यूजर इनपुट दे रहा है तो हमें 2 की टेबल प्रिंट करना है। मल्टीप्लिकेशन टेबल होती है 2 to the 4, 2 into 3, ऐसे अलग अलग हमें एक लाइन वाइज हमें प्रिंट करना है। तो उसके लिए हमें इसमें लूप भी लगेगा, लूप यूज करना पड़ेगा इसमें हमें। तो एक बार चलते हैं कोडेटर अपने हेडर फाइल इंप्लीमेंट करते हैं, इंक्लूड studio.h इंट मेन। मेन के बाद उसके बाद हम 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होंगे, इंट एन एंड आई। तो इंट एन कॉमा आई। अब उसके बाद हमें यूजर को प्रॉम्प्ट देना है कि यूजर हम जब यूजर वैल्यू डालेगा तो उसके लिए हम प्रॉम्प्ट देंगे एंटर नंबर। तो सिंपली हमें वो प्रॉम्प्ट देना है, प्रिंट एंटर अ नंबर, देन लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद ये जो वैल्यू आएगी इसको स्कैन करना है, तो स्कैन मॉड्यूलस इंट पैटर्न है तो फॉर्मेट हमारा रहेगा %d। उसके बाद अब वैल्यू हम इसमें किस में स्टोर करेंगे इसको, तो वैल्यू हम स्टोर करेंगे एन में। अब उसके बाद हम एक लूप लगा रहे होंगे जो इनिशियल वैल्यू उसकी बन रहेगी और अप टू 10 चलेगा, क्योंकि जो टेबल्स होती हैं हमारी तो वो सिर्फ 10 तक चलती हैं। तो फॉर लूप लगाया, इनिशियल आई की वैल्यू हमारी रही 0 या फिर 1। टेबल्स होती हैं 1 to 10 ही होती है तो 0 नहीं लगा सकते इसमें, हम 1 से लेंगे। उसके बाद
आई लेस देन इक्वल टू 10, सिर्फ 10 तक चलेगा, उसके बाद एक एक इंक्रीमेंट होता रहेगा। उसके बाद हम इधर वैल्यू प्रिंट कर रहे होंगे। उसके लिए हम एक फॉर्मेट यूज़ करते हैं, लेकिन टेबल फॉर्मेट यूज़ कर लेते हैं एक बार। परसेंट डी मतलब एन। तो उसके बाद आई की वैल्यू हम प्रिंट कर रहे होंगे, तो एन अभी अभी से हम उसके हमने एक फॉर्मेट से यूज़ किया है, लास्ट में हम उसको कनेक्ट कर रहे होंगे कि हमें यहाँ जो पहला परसेंट डी है उसको किसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा होगा। तो हम इसके उसके लिए हम एक्स दे देते हैं, परसेंट डी इक्वल टू, अब सिंपल इक्वल टू रखते हैं। उसके बाद परसेंट में जो वैल्यू हमें इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो हमें शो करना है यहाँ पर, तो उसके लिए हम एक और परसेंट डी लगा लेते हैं। अब एक और देते हैं, पहले हमने एन की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो हमने आई सेपरेटर कॉमा देन एन इंटू आई, और ये वैल्यू प्रिंटर लास्ट में हम जब कंडीशन फॉल्स होती है हमारी तो हम टर्मिनेट कर रहे होंगे 0। सेव करते हैं और रन किया एक बार। सपोज को यूजर ने वैल्यू दिया 2, एक बार हम नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं वैक्टर एन का यूज करके, ताकि जो कोड हो सिंपलिसिटी देखें हम थोड़ी सी। तो एंटर 2, तो एक बार देखते हैं 2 into 1 2, 2 into 2 4, 2 into 3 6, ऐसे हमारी पूरी टेबल प्रिंट हो चुकी है। अब सपोज करो मैं वैल्यू देता हूँ 5 की, सपोज मैंने एंटर किया 5, और ये 5 की टेबल पर प्रिंट हो चुकी है। 5 into 1 5, 5 into 2 10, 5 into 3 15, ऐसे ही पूरी टेबल प्रिंट हो चुकी है। ऐसे हम कोई भी यूजर इनपुट देता है सबकी टेबल ऐसे प्रिंट हो सकती है। अब एक बार चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट पे डिस्प्ले द सम ऑफ इवन नंबर विदिन 1 to 20, मतलब हमको 1 से 20 तक के जितने इवन नंबर आएंगे सबका सम प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम इधर हमें लूप भी लगेगा, हमें लूप भी यूज करना है। उसके बाद हम इफ कमांड का भी यूज करना है लूप के अंदर, क्योंकि जो हमें सिर्फ इवन है उनका ही सम चाहिए, ऑड को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ऑड का यूज ही नहीं करेंगे। उसके लिए फिर हमें दो वेरिएबल इनिशियल करने पड़ेंगे, एक इंटीजर आई होगा, एक सम होगा। सम की इनिशियल वैल्यू 0 रहेगी, क्योंकि जो हमें लास्ट में रिटर्न करना है सम सम का जो वैल्यू होगा वही रिटर्न करना है। तो एक बार से कोड क्या देखते हैं, चलते हैं अपने कोड एडिटर में और इसको करके देखते हैं प्रैक्टिकली। लास्ट कोड को कमेंट आउट कर देते हैं एक बार, इंक्लूड stdio.h int main। उसके बाद अगर वेल अब दो वेरिएबल चाहिए हमको, एक आई चाहिए। अगर आई है, आप कुछ भी ले सकते हैं, आई ले लीजिए, एन ले लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं इधर आई ले रहा हूँ। अगर मैं इधर आई नहीं लेता तो फिर मैं फॉर लूप के अंदर डायरेक्ट लगा दूंगा। सपोज अभी इसकी वैल्यू हमारी 0 है, अब लेते हैं फॉर लूप इंट आई इक्वल टू 1। अगर सपोज मैं इधर यहाँ प्रिंट लगा रहा हूँ, यहाँ ना लगाकर मैं इसको ग्लोबली कर सकता हूँ। अब ये जो मेरा है ये लोकल वेरिएबल बन जाएगा आई। अगर मैं बाहर लगाता हूँ ये ग्लोबल, मैं इस आई को कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन जो फॉर लूप के अंदर आई है इसको सिर्फ लूप के अंदर ही यूज़ कर सकता हूँ, इसके लूप के बाहर यूज़ मैं नहीं कर सकता, कॉल नहीं कर सकता इसको। तो इसलिए मैं इसको ग्लोबली यूज़ कर सकता हूँ आई। देन हमारा रहेगा कंडीशन। अब कंडीशन के लिए हमें क्या चाहिए, अब इवन के लिए सिर्फ हमें सिर्फ अप टू 20 चाहिए, तो जो लूप चलेगा सिर्फ 20 तक चलेगा। फिर हम 10 तक यूज़ कर रहे थे, लेस देन इक्वल टू 20, एक की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही होगी। उसके बाद हम उसकी वैल्यू को एक इफ की कंडीशन चेक करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इवन का ही सन चाहिए। तो अभी जब हम लास्ट लेक्चर में हमने जब पढ़ा था तो हमने कुछ ऑपरेटर्स पढ़े थे, रिलेशनल हो गए, असाइनमेंट हो गए, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। तो ऐसे ये 4 तरह के हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, तो उनका हम यहाँ यूज़ कर रहे होंगे। तो एक बार करके देखते हैं। तो जो वैल्यू हमारी आई की आएगी तो उसको एक बार हम मॉड्यूलस करके 2 से चेक कर रहे होंगे, इक्वल टू 0। लेंसर कोड जो अंदर इफ का ब्लॉक है वो रन करेगा। तो उसके लिए हम करेंगे सम इक्वल टू सम प्लस आई, जो आई सम की वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी इसके बाद। तो उसके बाद हम लूप को लास्ट में जो वैल्यू हम सम की प्रिंट कर रहे होंगे फाइनल वैल्यू, उसके बाद पर लूप को टर्मिनेट कर रहे होंगे। तो लूप के बाहर आते हैं एक बार, लूप के बाहर वैल्यू प्रिंट करी। अगर लूप के अंदर लगाते हैं तो बार बार हम जो नया नया सम आता रहेगा उसको प्रिंट करता रहेगा, तो इसलिए हम उसके बाहर लगाएंगे। तो परसेंट डी और सम की वैल्यू प्रिंट करते हैं और फिर लास्ट में रिटर्न 0। सेव किया, रन करते हैं एक बार।
आप सम की वैल्यू 0 है तो आंसर आया 110। ये सब जितने भी इवन है सिर्फ उनका ही। सपोज मैं इधर कंडीशन में लगाता हूँ इफ 0 = 0, तो कंडीशन ऑलवेज ट्रू रहेगी। और 20 जो 20 तक जितने भी आएंगे इवन और सबका सम दे देगा, तो इवन प्लस और दोनों का सम आया 210। और यहाँ जो कंडीशन थी हमारी वो ट्रू रहेगी, ऑलवेज ट्रू होगा, 0 = 0 हमेशा रहेगा। कभी कभी भी जीरो, कभी कंडीशन फॉल्स करेगा नहीं। जीरो कंडीशन ये ऐसी है, इनफाइनाइट लूप का तरह एक कंडीशन हमें मिल रहा है 0 = 0, तो ये इनफाइनाइट कंडीशन हो गई। एक बार चलते हैं अपने वापस स्क्रीन पर। तो एक हमारा फॉल्स हो चुका है। इन सभी कोड सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे होंगे। अगर आपको अगली कोई नेक्स्ट वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रिंट द आउटपुट। अब इन जिसमें दो वैल्यू दे रखा है, इंट ए एंड बी। ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 9 है। हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको सॉल्व करके हमें एक वैल्यू बतानी है, ए बी सी की फाइनल वैल्यू क्या होगी। तो जो एक बार एनालाइज करते हैं इसको। अब ए माइनस माइनस जो पहले वैल्यू हमारी वो पहले यूज कर रहा है, उसके बाद डिक्रीमेंट हो रही है। तो पहले हमारे 10 की है वैल्यू 10 है, तो पहले 10 यूज कर रहा है। उसके बाद यहाँ है माइनस साइन। अगर हम इधर देखते हैं तो माइनस साइन है इधर, उसके बाद इधर माइनस लगा। उसके बाद जो वैल्यू हमारी बी की है वो पहले डिक्रीमेंट हो रही है, उसके बाद यूज हो रही है। तो मतलब पहले 5 की वैल्यू 4 हो जाएगी हमारी, तो यहाँ वैल्यू हमारी 4 हो गई। 4 हो गई, तो इसका जो आउटपुट आएगा 6, मतलब 10 - 4 6। उसके बाद अब नेक्स्ट हमारी एक्सप्रेशन है वो प्लस प्लस ए, मतलब जो पहले ए की वैल्यू है, अभी तो ए की 9 हो चुकी है क्योंकि हम यहाँ यूज कर चुके हैं। तो पहले ये यूज हुई, इसके बाद वैल्यू डिक्रीमेंट हो चुकी है। तो एक अब जो वैल्यू है ए की वो यहाँ 9 आएगी, तो 9 से वापस 10 होगी, क्योंकि पहले जो हमारा है प्री इंक्रीमेंट है। प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी उसके बाद यूज होगी। तो 9 से वापस 10 हुई, तो यहाँ 10 प्लस, अब जो बी की वैल्यू थी पहले डिक्रीमेंट हुई थी फिर यूज हुई थी, तो यहाँ बी है 4 है, तो यहाँ वापस 4 यूज करेंगे। तो अब जो आंसर आएगा 14, तो 14 + 6 आंसर आ रहा है वो 20। तो अब जो फाइनल आंसर हमारा जो प्रिंट होगा वो 10, ए की वैल्यू 10 फिर बी की 5 फिर लास्ट में 20। ये हमारा आउटपुट आ रहा होगा। एक बार हम कोड कैसे देखते हैं इसको, चलते हैं कोड एडिटर में अपने, देखते हैं लास्ट कोड एक बार। हैशटैग इंक्लूड stdio.h इंट में दो वेरिएबल है हमको, इंट a इक्वल टू 10 कॉमा b इक्वल टू 5। आप एक बार इंट c का एक्सप्रेशन लिखते हैं हुआ c इक्वल टू, अगर मैं c को ऐसा अलग से डिक्लेयर ना करके मैं साथ भी कर सकता हूँ नल वैल्यू के साथ, तो यहाँ हम c भी डाल देते हैं एक c। अब इंट c इक्वल टू a माइनस माइनस देन माइनस 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 बी, मतलब प्री इंक्रीमेंट बी का, उसके बाद वैल्यू यूज हो रही है, उसके बाद ऐड द प्री इंक्रीमेंट ऑफ ए देन पोस्ट इंक्रीमेंट ऑफ बी, लास्ट में एंड कर देंगे। उसके जो फाइनल वैल्यू है प्रिंट कर रहे हैं परसेंट डी, उसके लिए पहले डबल नोट कॉमास परसेंट डी एंड देन परसेंट डी। ओके, तीनों वैल्यू इंटीजर है, तो उसके लिए हमें परसेंट डी यूज करना पड़ेगा। ए कॉमा बी कॉमा सी, तीनों वैल्यू प्रिंट हो जाएंगे। और एक बार सेव करते हैं और रन कर देखते हैं। आउटपुट है हमारा 5 10 5 20। अब हम इसे कर सकते हैं सपोर्ट ए इक्वल टू बी कॉमन रहती है, बी इक्वल टू प्लस सी इक्वल टू सी इक्वल, फिर सेव किया रन किया, तो ए की वैल्यू 10 बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 10 डी। चलते हैं वापस स्क्रीन पर अपने। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। इनपुट टू फ्लोट एंड प्रिंट देयर सम राउंडेड टू डेसिमल प्लेसेस। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज हमें कोई वैल्यू प्रिंट करनी हो, तब फ्लोट के बाद वो मिनिमम वैल्यू 6 और दे रहा 6 से 5 दे सकता है। तो हम तब उसको वैल्यू में से लास्ट में 3 चाहिए पॉइंट के बाद। तो जब हम जब लास्ट कोड कर रहे थे अपन, तो उसमें हम जो हम सब दो वैल्यू ले रहे थे 0.2 लगाकर, फ्लोट की मतलब 0.2 मतलब लास्ट में 2 पॉइंट, जो वैल्यू थी 2 पॉइंट पॉइंट के बाद 2 आ रही थी, तो 2 वैल्यूज आ रही थी, 2 वैल्यूज ही लास्ट में यूज कर रहे थे। इतना हमको क्वेश्चन बोला है 3 डेसिमल प्लेस से चाहिए हमको। तो अब हम इसके लिए कोड को देखते हैं। चलते हैं लोग कोड एडिटर में, चलते ही अपने कोड एडिटर में एक बार देखते हैं प्रैक्टिकल करके कैसे फिर से वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं एक बार। लास्ट में पहले किया फिर एंड में वो वैल्यू मतलब फ्लोट में देनी है, तो ए कॉमा बी कॉमा सी या फिर सम, देन वी आर प्रॉम्प्टिंग द यूजर, हम इसी को प्रॉम्प्ट दे रहे होंगे, फिर एंटर टू फ्लोट नंबर्स
उसके बाद हम यूजर जो वैल्यू देगा उसको हम स्कैन करना है। तो उसके लिए हम %f यूज करेंगे, %f, %f, देन कॉमा वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू a के लिए है और सेकंड वैल्यू हमारी b में स्टोर होगी। देन हम सम कर रहे होंगे दोनों का, a सम इक्वल टू a प्लस एन b। जब सम ए बी एंड सम जो हमारी तीनों वेरिएबल है वो हमारे फ्लोट में है, तो आउटपुट हमारा फ्लोट में आएगा, तो उसके लिए हम टार प्रिंट करेंगे। और अप टू हमको जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट 3 डेसिमल प्लेस से चाहिए, तो 0.3f यूज करेंगे हम, और देन सम को प्रिंट कर रहे होंगे। लास्ट में वैल्यू टर्मिनेट करेंगे, जो कोड हमारा सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन होने के बाद हम रिटर्न करेंगे 0 टर्मिनेशन के लिए। सेव किया, रन किया, आउटपुट आया। अब उसके लिए एक मिनट रुकिए, फर्स्ट टैब्स हम सेव किया, देन रन, इनपुट देंगे वैल्यू 2.5 एंड 2.5, आउटपुट हमें आया 3। अब इसमें क्या है, इसमें अप टू 2 पॉइंट तक लिया है वैल्यू, और 0.5 में एंड में एंड किया। इस हम जो वैल्यू देंगे स्पेस के थ्रू देंगे। रन किया वापस, 2.5 एंड 2.5, आउटपुट आया 5। तो आप जब भी इनपुट दें फ्लोट में, अगर मल्टीपल वेरिएबल फ्लोट इनपुट दे रहे हैं, तो जो आपको इनपुट देना है वो स्पेस के साथ देना है। अगर आप दोनों कंबाइन करेंगे तो वो सपोज करो 2.5 इसे अभी कोलैप्स किया, 2.5 देन 2.5 विदाउट स्पेस, ये जो पहला वेरिएबल था 2.52 हम जो लगा, जो कंपाइलर को जो कंपाइलर ने उसको यूज किया वो 2.52 की तरह यूज किया वो। तो इसलिए हमें स्पेस देना है दो वेरिएबल को जब इनपुट दे रहे हो तो उनके लिए। ठीक है, चलते हैं अपन जैसे कमेंट कर देते हैं और चलते हैं अपने स्क्रीन पर। तो यहाँ तक हमने फोकस हो गया। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। यूज अ स्विच टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द टेप व्हेन द यूजर एंटर द नंबर 1 to 7। तो अब इसमें हमें स्विच यूज करना है। सपोज यूजर इनपुट देता है 1 to 7 तक। जो हमारे वीक में डेज होते हैं वो 7 होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अप टू संडे। तो संडे तक 7 डेज हो गए। तो हमें यूजर एक हमें केस की तरह बनाना है 0 to 7, या फिर 1 to 7 तक केस बनाएंगे हम। और हर केस में एक डे होगा। अगर सपोज यूजर एंटर करता है 1 तो मंडे प्रिंट होना चाहिए। अगर यूजर एंटर करता है 7 तो संडे प्रिंट होना चाहिए। तो ऐसे हमें पूरा एक स्विच केस रेडी करना है, और उसको हम एक बार करके देखते हैं। तो चलते हैं कोड एडिटर में अपने। तो हैशटैग इंक्लूड एडिटर फाइल इंप्लीमेंट किया, एट्रीब्यूट अटैच, देन इंटमेंट, देन वेरिएबल लेंगे। सपोज वेरिएबल लेते हैं हम डे, या फिर हाँ डे, वेरिएबल ईयर डे, देन स्विच केस। उसके लिए हम इनपुट भी लेंगे तो स्कैन अप चाहिए, तो उसके लिए एंड। अब उसके लिए हमें उसको मेन्यू देना पड़ेगा यूजर को, तो उसके लिए फिर हम यूज करेंगे प्रिंट एफ, सिंपली ब्लैक स्लैश एन की यूज करके हम सारे लिख देंगे मंडे अप टू संडे। देन एंटर 1 फॉर मंडे, बैक स्लैश एन 2 डॉट एंड ट्यूजडे, देन 3 फॉर वेडनेसडे, and then 4 for Thursday, 5th for Friday, and 6th Saturday, बैकस्लैश एन, और 7th वन हम सभी का फेवरेट संडे। अब इन्होंने यूजर को मेन्यू दे दिया पूरा, तो अब यूजर्स उसकी चॉइस भी लेंगे एक बार। तो स्कैन और संडे इंडिविजुअल में रहेगी चॉइस, तो इसकी जो चॉइस होगी वो स्टोर होगी वेरिएबल डे में जाके। और उससे पहले यूजर को प्रॉम्प्ट भी देना पड़ेगा, प्रिंट एफ। तो इधर दे रहा हूँ वैल्यू एंटर अ नंबर टू गेट डे, यूजर एंड अब लास्ट में सेमीकोलन, देन स्विच केस यूज करेंगे, स्विच केस एक्सप्रेशन में डे का यूज करेंगे। अब
जो केस बनाएंगे, तो जो हमारा पहला केस आएगा, यहाँ केस 1, केस में हम प्रिंट करेंगे प्रिंटफ मंडे, कंडीशन भी देखो यहाँ से। अब ऐसे ही हमें 7 केस बनाने हैं। ये फर्स्ट केस में लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट 7। पहला अब इधर जब 1 एंटर करेगा तो मंडे प्रिंट होगा, अब टू ट्यूजडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे, देन सैटरडे, देन लास्ट संडे। और डिफॉल्ट में हम प्रिंट कर रहे होंगे इनवैलिड इनपुट। ओके, जब कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो लास्ट में हमारा प्रिंट होगा डिफॉल्ट इनवैलिड। इनवैलिड सेव किया और एक बार रन किया। अब हमको पहले इसमें कुछ इशू आया, बैकस्लैश वेरिफिकेशन में रन सेव रन, इधर कोई एरर है, देन अगेन सेव रन। 1 2 3 4 सारे डेज हमारे प्रिंट हो गए। सपोज में लास्ट में भी हमको जो फ्रॉम देना है वो नेक्स्ट टाइम नहीं देना है, तो कंट्रोल एस, सेव किया, देन रन, अगेन सेव एंड रन। तो सन अप टू संडे सारे डे प्रिंट मैंने दे रखा था। अब यूजर इनपुट था, सपोज यूजर इनपुट दिया 3, तो आउटपुट हमारा वेडनेसडे आना चाहिए, तो आउटपुट हमारा वेडनेसडे आ गया। अगर दोबारा रन करते हैं, सपोज यूजर इनपुट देता है 7, तो आउटपुट हमारा संडे। देन अगेन अगर सपोज यूजर मेन्यू के बाहर का मतलब रेंज का बाहर का कोई इनपुट देता था, वो 8, देन आउटपुट होना चाहिए इनवैलिड इनपुट, आंसर है इनवैलिड इनपुट। तो ये हमारा सर्च केस का फॉर्मेट रहता है, और ये क्वेश्चन हमारे सारे हो चुके हैं। अब टू दिस समरी, हमने अगर प्रेस कर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट मॉडिफाई वेरिएबल्स वैल्यूज एक से चेंज करते हैं, क्योंकि जो इंक्रीमेंट जो वैल्यूज थी हमारी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में हम वैल्यूज एक से बढ़ा रहे थे या एक से घटा रहे थे, तो इसमें हम एक से ही चेंज करते हैं वैल्यू को। दूसरा फॉर्मेट होते हैं, होते हैं हमारे फॉर्मेट इनपुट आउटपुट फॉर्मेटिंग और डिफरेंट डेटा, मतलब जो इनपुट आउटपुट के टाइप होते हैं, टाइप को कंट्रोल करते हैं फॉर्मेट इसलिए है। वो फ्लोट है तो परसेंट एफ, इंटीजर है तो परसेंट डी, फैक्टर परसेंट सी, ऐसे हम अलग अलग स्पेसिफाई यूज कर रहे होते हैं। अब ब्रांचिंग स्टूडेंट डिसीजन मेकिंग के लिए होती है, तो इफ एल्स होगा, उसके लिए नेस्टेड इफ हो गया, एल्स इन लैडर हो गया, स्विच केस हो गया, इससे हम जो डिसीजन मेकिंग हम हैंडल कर रहे थे। बाकी लूपिंग, लूपिंग के लिए हमें कोई भी काम रिपीटेडली करना हो या रिपीटेशन के लिए हम लूपिंग यूज कर रहे थे। उसके लिए हम वॉर हो गया, वाइल डू हो गया, डू वाइल हो गया, वाइल ब्रेक एंड कंटिन्यू के साथ, क्योंकि ये हमारी जंपिंग कंडीशन होती है, तो इसके बिना हम यूज़ कर नहीं सकते। सपोज करो हमें कोई कंडीशन यूज़ करी, उसके बाद हमें उसका हमने प्रिंट नहीं करना, हमको सिर्फ उसे स्किप आगे निकलना है, लेकिन अगर हम वहीं ब्रेक लगा देंगे तो आगे हमारी कोई भी कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो उसके हम कंटिन्यू यूज करेंगे, ताकि जो करंट जो कमांड है उसको स्किप करके अगली कमांड को एग्जीक्यूट करें, तो उसके लिए कंटिन्यू यूज करेंगे। उसके बाद कंट्रोल स्टेटमेंट होगी हमारी। कंट्रोल स्टेटमेंट मैंने बताया था, ब्रेक और कंटिन्यू कंट्रोल लूप को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। इन प्रैक्टिस हमने लास्ट में की थी, इन सब प्रोग्राम को हमने फ्लो कंप्लीटली मैनेज होता है इससे। तो बाकी इस हमने हॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन। सो गाइस, ये था लेक्चर 2, कंट्रोल एंड ब्रांचिंग इन सी प्रोग्रामिंग। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो ये था हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल जो लूप होते हैं उनमें फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, और लास्ट में जो प्रॉब्लम सॉल्व की थी उससे हमारा अंडरस्टैंडिंग और बेटर हुई थी। आप खुद से भी एक बार कोर्स सॉल्व करें, ट्राई करें, और देन क्रॉस चेक करें। मैं आपकी हेल्प के लिए जो कोड्स हैं और जो नोट्स वगैरह हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो गाइस, ये था लेक्चर 2। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में बताना नेक्स्ट लेक्चर की किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।